चलिए, कहाँ छोड़ा था कल? नेचुरल गार्जियंस करा दिए थे और टेस्टामेंटरी गार्जियंस करा दिए थे, राइट। नेचुरल गार्जियंस और टेस्टामेंटरी गार्जियंस करा दिए थे। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर है? यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी ना। नेचुरल गार्जियंस और टेस्टामेंटरी गार्जियन में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ऑलराइट। अब कल आप लोगों का सवाल था कि व्हाट इफ फादर की डेथ हो जाए, ग्रैंडफादर की डेथ हो जाए और उन्होंने जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है, तो फादर ग्रैंडफादर ये क्या हो गए? नेचुरल गार्जियंस हो गए। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि इनकी डेथ हो गई एंड आफ्टर दैम जो बाय विल एग्जीक्यूटर अपॉइंट हुआ था, एक पॉइंट पर आकर एग्जीक्यूटर की भी डेथ हो गई। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर कौन था? टेस्टामेंटरी गार्जियन था। और फादर और ग्रैंडफादर कौन थे? वो नेचुरल गार्जियंस थे। तो अब हमारे सिनेरियो में फादर की भी डेथ हो चुकी है, ग्रैंडफादर की भी डेथ हो चुकी है और यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हुआ था उसकी भी डेथ हो चुकी है। सो अब क्या होगा? तो अब ऐसे में पिक्चर में आता है गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। जब बच्चे के नेचुरल गार्जियंस की डेथ हो जाती है और जब जो उन्होंने एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया होता है बाय विल, या उन्होंने एग्जीक्यूटर अपॉइंट ही नहीं किया होता, देखो दोनों चांसेस होते हैं ना हर केसेस में। अगर हम नॉर्मली लाइफ देखें तो कई बार सडन डेथ या ऐसा कुछ देखा जाता है, और अगर डेथ सडन भी नहीं है तभी भी देखा जाता है कि टेस्टामेंटरी गार्जियंस बहुत रेयर केसेस में अपॉइंट किए जाते हैं, जहाँ पे मतलब पेरेंट्स इतने विजिलेंट है कि उनको लगता है कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, तो वो अपॉइंट कर देते हैं। ये हर केस में तो नहीं देखा जाता है ना कि हाँ हमेशा टेस्टामेंटरी गार्जियंस होंगे ही होंगे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या, अब उनके बाद कौन होगा? तो फिर या तो उन लोगों की नेचुरल गार्जियंस की डेथ हो गई है, टेस्टामेंटरी गार्जियंस की डेथ हो गई है, या वो अपॉइंट ही नहीं किए गए थे। इन सारे केसेस में फिर अब बारी आती है गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, क्योंकि जब पीछे नेचुरल गार्जियन नहीं बचते हैं, टेस्टामेंटरी गार्जियंस नहीं बचते हैं, तो कोर्ट बचता है। कोर्ट क्या करता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, जब एक बात बताइए, जब जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर आई है टू अपॉइंट गार्जियंस फॉर द चाइल्ड, तो अब कोर्ट किन फैक्टर्स को ध्यान रखेगा? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और बच्चे के केस में ना ऐसा होता है कि अगर आपने अपॉइंट कर भी दिया, व्हाट इफ बच्चा उसके पास नहीं रहना चाहता, क्योंकि छोटे बच्चे मतलब माइनर की ही बात है, वो सबके पास नहीं कंफर्टेबल होते हैं, वो सबके पास नहीं रह सकते हैं। तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने में माइनर की मर्जी संभाव कि वो चाहता क्या है और माइनर किसके पास रह लेगा किसके पास नहीं रहेगा, वो सब देख के, उसका इंटरेस्ट देख के, उसका बेटरमेंट देख के कोर्ट अपॉइंट करता है गार्जियंस को। ठीक है, तो ये आ जाता है गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अब इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल एंड टेस्टामेंटरी गार्जियंस, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर नेचुरल गार्जियंस हैं बच्चे के या टेस्टामेंटरी गार्जियंस हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट अपॉइंट नहीं करेगा। ऑलराइट, यहाँ तक समझ रहे हैं? अब अगर बच्चे के नेचुरल गार्जियंस जिंदा है या बच्चे के टेस्टामेंटरी गार्जियंस प्रेजेंट हैं, तो ऐसे में कोर्ट अपॉइंट नहीं करेगा, कोर्ट का पावर नहीं है। अगर कल को आपको कोई सिचुएशन या सिनेरियो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि नेचुरल गार्जियंस की डेथ के बाद टेस्टामेंटरी गार्जियन को ना मौका देकर कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। राइट, तो अब कोर्ट यहाँ पे एम्पावर्ड है इन दोनों की एब्सेंस में कि बच्चे के बेटरमेंट के लिए एक अपना स्टैट्यूटरी गार्डियन अपॉइंट कर दे, और सर्टिफाइड गार्डियन भी उसको बोलते हैं। सर्टिफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज सर्टिफाइड फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो चाइल्ड का गार्जियन होगा ना, वो बिलोंग कर सकता है किसी भी कम्युनिटी से, यानी आप ध्यान रखना यहाँ पे रिलीजन बार नहीं है। स्टैट्यूटरी गार्डियन के उसमें कंसेप्ट में रिलीजन कभी भी बार नहीं होगा, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। वहाँ पे कोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि बच्चे का बेटरमेंट हो, और ये मुस्लिम लॉ से नहीं आया है, मुस्लिम लॉ इस बारे में साइलेंट था, तो ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट से आया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड। काफ़ी केसेस में देखा गया कि बच्चे की कस्टडी या बच्चे की गार्जियनशिप जिनको देनी चाहिए, वो पेरेंट्स की डेथ के बाद, वो पेरेंट्स के ऐसे फ्रेंड्स थे बिल्कुल, या नेबर थे, या ऐसे नेक्स्ट फ्रेंड थे कि उनका आना जाना था, बच्चा बहुत कंफर्टेबल था उनके साथ, वो फाइनेंशियली भी इतना स्टेबल थे कि बच्चे का ख्याल रख सकते थे। तो कोर्ट ने देखा कि अगर हम यहाँ पे रिलीजन को बार कर देंगे
तो वो मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो रिलीजन में आते हैं, जो रिलेटिव आते हैं, वो मतलब उतना रिलायबल नहीं है और बच्चा ही उनके पास नहीं जाना चाहता है। तो ऐसे में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में कोर्ट ने बोला रिलीजन बार नहीं है, वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, ठीक है। और इसका बेसिस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि वो किसी भी कम्युनिटी से आ रहा है, कि अगर वो स्टैट्यूटरी गार्डियंस है तो वहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट प्रिवील किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो है गार्जियन फॉर मैरिज की बात हुई थी। अब एक बात है कि जो हमने मुस्लिम लॉ पढ़ा, मुस्लिम लॉ में हमने ये पढ़ा था कि माइनॉरिटी वाली एज में अगर बच्चे की शादी हो रही है, जहाँ पे बच्चे की कंसेंट का तो मतलब ही नहीं है, बिकॉज ही और शी इज़ माइनर, तो वहाँ पे कंसेंट कौन दे रहा है, गार्जियन कंसेंट दे रहा है। अब जब ऐसे केस में गार्जियन कंसेंट दे रहे हैं तो एक शर्त होती है कि वो गार्जियन ना जो मैरिज में माइनर की शादी कर रहे हैं और अपनी कंसेंट दे रहे हैं, वो नेचुरल गार्जियन होने चाहिए। वहाँ पे वो टेस्टामेंटरी या फिर ऐसे स्टैट्यूटरी या फिर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट नहीं होने चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि शादी में जो अब जो मैरिज है इसमें जो कंसेंट दी जा रही है, ये मुस्लिम लॉ में क्या है कि बाय नेचुरल गार्जियन। और वो कौन होता है, फादर होता है। और फादर की एब्सेंस में कौन होता है, ग्रैंडफादर होता है। तो यही दो लोग ऐसे हैं कि जो अपनी कंसेंट देकर बच्चे की शादी कर सकते हैं। अदरवाइज अब जब मुस्लिम लॉ ने इस बारे में सीधी सीधी बात कर दी है, तो ये जो गार्जियन फॉर मैरिज है ना, ये डिस्कस ही नहीं किया गया है कहीं पे, क्योंकि कोर्ट अपॉइंट ही नहीं कर सकता ऐसा गार्जियन जो बच्चे की शादी में कंसेंट दे दे, जिसको हमने क्या पढ़ा था, जबर मैरिज पढ़ा था ना, जिसमें कंसेंट किसके थ्रू दी जाती है, देखो समझाती हूँ इसको ढंग से लिखकर, ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये गार्जियन एंड वार्ड एक्ट इस बारे में साइलेंट है, तो इस बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। जब माइनर होता है, ठीक है, और माइनर की शादी करनी है, ठीक है, तो माइनर की शादी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, ध्यान से सुनना। माइनर है, माइनर की शादी होगी। अब माइनर की शादी जो होगी तो उसको हमने मुस्लिम लॉ में जबर मैरिज कहा है, ठीक है, जिसमें कंसेंट ऑफ माइनर तो इमेटेरियल है, ठीक है, माइनर की कंसेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे कंसेंट कौन देता है, गार्जियन देता है ना। अब यहाँ पे अगर कंसेंट गार्जियन दे रहा है तो ये कौन से वाले होंगे, ओनली नेचुरल गार्जियंस, ठीक है, नॉट अपॉइंटेड बाय कोर्ट, ना ही आपके टेस्टामेंटरी, ना कोर्ट अपॉइंट करेगा। इसीलिए आपके गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि जो कोर्ट अपॉइंट करेगा गार्जियन को वो मैरिज के पर्पज़ से भी कर सकता है, बिकॉज ऐसा नहीं है, मैरिज के पर्पज़ से गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगा कोर्ट। बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉज, दैट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। तो जो आपका गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है वो प्रिवील करेगा। द रीज़न इज़ कि उसमें ज़्यादा बेटर लॉ, एक तो चलो मुस्लिम लॉ में जो भी थोड़ा बहुत बार है, जैसे मैरिज को लेकर ही अपॉइंट नहीं करने दे रहे थे, तो उसने नहीं डाला अपने अंदर कि चलो मैरिज को लेकर नहीं अपॉइंट करेंगे, नेचुरल गार्जियन करेगा, वरना बच्चे के बड़े होने का इंतज़ार करो, जब वो माइनर नहीं रहेगा, मेजर हो जाएगा, तो वो अपनी शादी में अपनी खुद से कंसेंट दे देगा, ठीक है। ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आप बच्चे के नेचुरल गार्जियन नहीं हैं तो उसकी माइनॉरिटी में शादी मत करो, क्योंकि कोर्ट नहीं अपॉइंट करेगा उसके लिए गार्जियन, ना टेस्टामेंटरी गार्जियन के पास ये राइट है। तो आप बच्चे के बड़े होने का इंतज़ार करो, बच्चा मेजर हो जाएगा, अपनी कंसेंट खुद देकर अपनी शादी कर लेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो रिलीजन के खिलाफ जाता हो या कोई ऐसा
जो प्रोविज़न सही नहीं लगता हो, इसलिए हमेशा वही प्रिवील किया जाएगा, बच्चे के बेटरमेंट को देखकर वो बनाया गया है। तो ये थे गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स। यहाँ तक बताइए, फिर आगे बढ़ता है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना आप लोगों को? आपने पढ़ा था कि टेस्टामेंटरी गार्जियन भी मदर को बनाया जा सकता है, और मदर के पास प्रॉपर्टी वाला पॉइंट भी हमने पढ़ा था, ठीक है? ऑलराइट प्रतिमा। तो अब ऐसे में अगर मदर के पास कस्टडी है या मदर गार्जियन है, ठीक है, ऑलराइट वरुण, तो अब मदर भी तो डिस्क्वालीफाई हो सकती है ना, ये पॉइंट पढ़िए। इफ अ मदर फेल्स टू बी द गार्जियन ड्यू टू एब्सेंस, अब जो टेस्टामेंटरी गार्जियन बनाया गया था वो मदर को बना दिया। हमको पता है मदर नेचुरल गार्जियन नहीं होती है, लेकिन ऐसा बार नहीं है कि मदर गार्जियन ही नहीं हो सकती है, ठीक है, नेचुरल नहीं हो सकती है। अब टेस्टामेंटरी या किसी और तरीके से मान लीजिए कोर्ट ने ही मदर को अपॉइंट कर दिया एज अ गार्जियन, तो वहाँ पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। इफ़ अ मदर फेल्स टू बी द गार्जियन ड्यू टू एब्सेंस, या तो वो है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है, जिंदा है बट वो एब्सेंट है, ठीक है, या कोई ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई भी मतलब बच्चे की तरफ से है या वो क्रिमिनल है, कोई भी कैसा भी डिस्क्वालिफिकेशन है, तो अब मदर के बाद कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी? क्योंकि कुछ केसेस में, स्पेशली एज के केस में, बच्चे के प्रीफरेंस के केस में, बच्चे के बेटरमेंट के लिए हमें फीमेल ही चाहिए होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड। और जब अगर मेल चाइल्ड भी है तो वो बहुत छोटा है, तब उस केस में तो अगर मदर नहीं है तो मदर की मदर यानी नानी, फादर की मदर, ठीक है, या फिर फुल सिस्टर, या फिर अदर फीमेल रिलेशन। तो सबसे पहले कैसे देखा जाएगा, मान लो किसी कारण से मदर नहीं है अवेलेबल, तो अब मदर के बाद कौन सबसे पहले इसके लिए एलिजिबल है? मदर की मदर, फादर की मदर, ठीक है, और फिर उसके बाद फुल सिस्टर, यानी फुल सिस्टर यहाँ पे मदर की फुल सिस्टर या उनकी खुद की भी अगर मेजर है। आपने कल पढ़ा था ना कि जो माइनर है वो तो अपॉइंट नहीं होगा गार्जियन, ठीक है, या फिर कोई भी फीमेल रिलेशन। अब फीमेल रिलेशन में कौन कौन आ गया? मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट, ये सारे इंक्लूडिंग आंट्स, ये सब आ जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी इन दोनों को दी जाती है। इनकी एब्सेंस में यहाँ पे देखा जाता है कि कौन है ध्यान रखने के लिए, बहुत रेयरली इसको चुनते हैं और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनको दी जाती है। इन केस अगर मदर नहीं है तो, एब्सेंट है या है ही नहीं किसी भी केस में, तो फिर इस तरीके से हायरार्की चलती है। आपके लिए एमसीक्यू में देखा जाता है, जैसे क्वेश्चन क्या आ जाता है, इफ़ मदर इज़ एब्सेंट और इफ़ मदर इज़ नॉट रेडी और नॉट विलिंग टू टेक द कस्टडी और द गार्जियनशिप, और मदर इज़ डिसक्वालिफाइड फॉर एनी रीज़न, then who is the next most appropriate person for to be appointed as a guardian of minor? तो अब कौन है सबसे ज़्यादा एलिजिबल? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर मदर नहीं है, मदर एब्सेंट है, तो उनकी एब्सेंस में ऐसा कौन है जो सबसे पहले इस चीज़ के लिए एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज अ गार्जियन? तो मदर्स मदर और फादर्स मदर, ये आपको क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये नहीं है तो फिर तो इनके बाद ये सारे हैं ही, लेकिन वो फीमेल रिलेशन ही देखेंगे, क्योंकि इफ़ यू आर मतलब सर्चिंग फॉर मदर ना, अगर यहाँ पे कोर्ट मदर ढूंढ रहा है तो मतलब वो बच्चे की एज की वजह से या उसके जेंडर की वजह से मदर प्रेफर कर रहा है। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज एम्पावर्ड अंडर द एक्ट टू अपॉइंट अ गार्जियन आफ्टर कंसिडरिंग द एज, और बच्चे का जेंडर, उसके विशेज़ कि वो क्या चाहता है और उसके डिसीज पेरेंट्स क्या चाहते थे, उसका वेलफेयर किस में है, तो इसमें इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट की, गार्जियन अपॉइंट करेगा। अब इसमें आप एक बात समझिए, लड़की है ना, जो चाइल्ड है वो माइनर है बट शी इज़ अराउंड 10, एक 10 साल की लड़की है, तो क्या कोर्ट उसका जेंडर नहीं देखेगा? क्या वो किसी ऐसे मतलब पैटर्नल रिलेशन को भी या किसी नेक्स्ट फ्रेंड को भी ऐसा दे देगा कि जो ज़्यादा एज गैप नहीं है और वहाँ पे बच्चे की कस्टडी सही नहीं है, या फिर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा जाना ही नहीं चाहता है,
तो बच्चे की भी एज और सामने वाले की एज, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का जेंडर। अब फीमेल चाइल्ड, अब ये जो हमने पूरा मदर वाली हरारकी पढ़ी, इसे पढ़ने का क्या रीज़न था? क्योंकि कभी भी लड़की की जो कस्टडी होती है ना, कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ही चाहता है कि अगर कोर्ट को गार्जियन अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के कोई नेचुरल गार्जियन भी नहीं है, टेस्टामेंटरी भी नहीं है, अब कोर्ट बाउंड है बच्चे को किसी तरीके से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए, तो कोर्ट देखेगा कि बच्चे का क्या जेंडर है, बच्चे की एज क्या है। सबसे पहला प्रीफरेंस यही होता है, लड़की को कहीं भी उठाकर नहीं दे देता है कोर्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा चाहता क्या है, तो उस सब पे बेस्ड करके वहाँ पे गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं। बताइए, आपको गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट क्लियर है? तो अब आपके नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंटरी गार्जियन एंड गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। टेल मी, यहाँ तक क्लियर है? हम आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे आते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे ना, जैसे बच्चा छोटा होता है, अगर बुआ का घर पास में है या नानी का घर पास में है या मौसी का घर पास में है, ऑलराइट प्रीति, तो बच्चा क्या होता है, बचपन से पेरेंट्स के सामने से ही वहाँ जाता रहता है, उन लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। घर पास में भी नहीं है, दूर भी है, तो भी बच्चे का आना जाना, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है इनमें से किसी भी रिलेशन से, तो बच्चे की ना अटैचमेंट हो जाती है। अब अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो जिस बच्चे से पेरेंट्स की बच्चे की अटैचमेंट है, वो क्या करता है, वो खुद से पिक्चर में आता है। ना तो वो नेचुरल गार्जियन ही है, ना उसको पेरेंट्स अपॉइंट करके गए हैं, है ना, कोई विल नहीं है, कुछ नहीं है, ना उसको कोर्ट ने ही अपॉइंट किया है। अब वो क्या होता है, वो खुद पिक्चर में आता है, बच्चे का ध्यान रखता है, पेरेंट्स की डेथ के बाद बच्चों को अपने घर ले जाते हैं या बच्चों के घर पे रुकते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको संभालते हैं ऐसे में, और बच्चा भी कहीं ना कहीं उनसे संभलने लगता है, अटैचमेंट पहले से होती है। तो ऐसे केस में ना तो वो नेचुरल गार्जियन ही है, ना उनको किसी विल के थ्रू अपॉइंट किया गया है, ना ही उनको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो ना तो वो नेचुरल गार्जियन है, ना टेस्टामेंटरी, और ना ही गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट है। तो अब जब ये फैक्ट है कि बच्चा उनके पास रहने लगा, ये फैक्ट है कि बच्चे को वो पसंद थे, बच्चे का पहले से अटैचमेंट था, या पहले से नहीं भी था, उन्होंने उनके पेरेंट्स के बाद उनको संभालना शुरू किया, तो बच्चे संभलने लगे उनके पास, बच्चे रुकने लगे, ये होता है, नॉर्मली देखा जाता है। तो ये फैक्चुअल हुआ जितना भी सब हुआ, तो ऐसे गार्जियन को कहते हैं डी फैक्टो गार्जियन, कि ना तो वो नेचुरल गार्जियन थे, ना ही वो अपॉइंटेड बाय कोर्ट है, ना ही वो टेस्टामेंटरी हैं, बट कुछ ऐसा होता है कि मतलब आउट ऑफ अटैचमेंट वो बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चा पहले से भी उनसे अटैच्ड होता है, बच्चे को उनकी आदत होती है, अगर पेरेंट्स के बाद वो कहीं रुक सकता है तो उन्हीं के ही पास रुकता है। कई बार बच्चा बुआ से अटैच्ड होता है, या मान लो कोई फैमिली फ्रेंड ही थे, उनका इतना आना जाना था कि बच्चा अपने मतलब नानी दादी से इतना नहीं मिलता था जितना उन लोगों से मिलता था, तो पेरेंट्स की डेथ के बाद फिर वो उन्हीं में ही कंफर्ट ढूंढ रहा है। तो ये ना डी फैक्टो गार्जियन होते हैं, जो कि ना तो नेचुरल गार्जियन ही है, ना ही टेस्टामेंटरी है, और ना ही इन्हें किसी स्टैट्यूटरी तौर पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, लेकिन वो खुद को ऐसे प्लेस कर देते हैं, चार्ज ले लेते हैं माइनर का, उसकी प्रॉपर्टी का, तो उसको डी फैक्टो गार्जियन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, इस बात के भी ना दो पहलू है समझने के लिए। एक फैक्ट तो ये है कि बच्चा पेरेंट्स के सामने से ही उनसे इतना घुला मिला था, उससे बच्चे को इतनी अटैचमेंट थी, बच्चा पेरेंट्स के बाद अगर कहीं रुक सकता था तो उन्हीं लोगों के पास रुकता था, ये एक फैक्ट ये हो गया, तो डी फैक्टो गार्जियन, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ के बच्चे के पेरेंट्स बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं, बहुत पैसा है बच्चे के पास, बहुत बड़ा घर है और बहुत सब कुछ है, और ऐसे में क्या कोई जानबूझकर आकर बच्चे को कंफर्ट नहीं दे सकता, बच्चे का ध्यान रखने लगे पैसों के लिए, और ये सोचे कि मतलब अगर बच्चे मेरे पास रहेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी मैं ही संभालूंगा और इतना पैसा भी सब मेरा, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होता है। तो इसीलिए थोड़ी सी डी फैक्टो गार्जियन के उसमें ना थोड़ी लिमिटेशन भी दे रखी है। पढ़ते हैं आगे। अब क्या कह रहा है, ही हैज़ नो राइट ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर एंड इज मेयरली अ कस्टडियन। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि डी फैक्टो गार्जियन में ना तो उसके पेरेंट्स ने अपॉइंट किए हैं, वो ना कोर्ट ने अपॉइंट किया है, वो खुद से जंप करके आ गए, नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगा बच्चे का। तो हो सकता है 50% के वो आउट ऑफ लव आए हों, उनको बच्चे से अफेक्शन हो, बच्चे को उनसे अफेक्शन हो, नो डाउट, ठीक है, और हो सकता है वो प्रॉपर्टी के लिए आए हो, बच्चे की पैसे के लिए या किसी भी अपने लालच से, तो इसलिए थोड़ी सी लिमिट कर दी है कि उनका बच्चे पे, बच्चे की प्रॉपर्टी पे ऐसा कोई खास राइट नहीं होगा, उनको बस एक कस्टडियन की तरह ट्रीट किया जाएगा कि हाँ बच्चे की कस्टडी इनके पास है, ठीक है।
और प्रॉपर्टी की भी कस्टडी उनके पास है। ये नहीं है कि वो जाके बच्चे की प्रॉपर्टी को लेकर फैसले लेंगे या उसको यूज कर सकते हैं या बच्चे के बेनिफिट में सेल परचेज कर सकते हैं। नो, ये सब कोर्ट देखेगा अगर जरूरत है तो। ठीक है। A de facto guardian is generally relative of a child and hence he has no right to alienate the property without being appointed as a guardian by the will or by the court। अब जो de facto guardian है उसको देखकर या तो वो उसको will से ही अपॉइंट कर गए उसके पेरेंट्स तो भी वो प्रॉपर्टी पे अलाइन कर सकता है, या फिर कोर्ट को ही वो इतने रिलायबल लग रहे हैं कि डी फैक्टो गार्जियन को कोर्ट ने उठा के कौन सा गार्जियन बना दिया, स्टैट्यूटरी गार्जियन बना दिया। ठीक है, अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो इस केस में लेकिन जब तक वो सिर्फ डी फैक्टो गार्जियन है तब तक वो बस उसके कस्टडियन है, बच्चे का ध्यान रखेंगे, दैट्स इट। ठीक है। अब सबसे पहले इसको क्या टर्म दिया जाता है, फजूली। ये आपके एग्जाम में आ जाता है वर्ड कई बार कि डी फैक्टो गार्जियन को और क्या कहते हैं, फजूली कहते हैं। उनका कोई एलिनेट करने का राइट नहीं होता बिना कोर्ट की परमिशन के। चलिए बताइए, ये क्लियर है आपको? डी फैक्टो गार्जियंस क्लियर है सभी को? देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, प्लीज मुझे साथ साथ क्लियर करते चलो, कहीं दिक्कत है तो बता दो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका गार्जियनशिप इन मैरिज यानी जबर। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, ऑलराइट प्रीति। तो आपको पता है कि जो अगर गार्जियनशिप में किसी के पास ऐसा राइट होता है कि जो बच्चे की शादी कर सके, वो सिर्फ नेचुरल गार्जियन के पास होता है ये राइट। और जबर की बात कब आती है, जब जिसकी शादी हो रही है ना वो माइनर है। अगर वो माइनर ही नहीं है तो ये इस सब बातों का सवाल नहीं उठेगा, फिर तो वो अपनी बारी पे खुद कंसेंट दे देगा। ये सवाल कब उठ रहा है कि जब जिसकी शादी की बात हो रही है वो माइनर है। तो इसको पढ़ते हैं। दिस इज द इस्लाम का एक ऐसा फीचर है कि ये पावर देता है फादर को, ठीक है, कि वो बच्चे की शादी कर सके। ठीक, अगर बच्चा माइनर है तो बच्चे की शादी कर सके और कंसेंट खुद दे दे। और बच्चे को क्या पावर है फिर कि जब वो अडल्ट हो जाएगा तो क्या पढ़ा था हमने उसका, ख्यालुल बुलूग यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। बच्चा वो एक्सरसाइज कर लेगा अगर बच्चे को नहीं रहना है। तो ये एक था कि जब छोटी उम्र में शादी होती थी तो कंसेंट बच्चे की नहीं मानी जाती थी, और पता नहीं कब तक बाल विवाह हमारा पिक्चर में था, तो वहाँ पे कंसेंट कौन देता था, फादर देते थे कंसेंट, बच्चे की कंसेंट नहीं मानते थे। तो इस चीज़ को जबर कहा गया उर्दू में। ठीक है, जो गार्जियनशिप है उसको वलीयत कहते हैं और गार्जियन को वली कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कराया था, आप वर्ड्स का ध्यान रखिए। अब एसेंशियल क्या होंगे इस शादी के लिए कि जो पार्टी है जिनकी शादी हो रही है वो जनरली जो शादी के लिए कि वो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर लें, और जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेंगे तो अपनी शादी की कंसेंट खुद दे देंगे। बट अगर उन्होंने प्यूबर्टी अटेन नहीं करी है तो उनके बदले कौन कंसेंट देगा? तो अब इसका ये एक्सेप्शन है कि जनरल रूल है कि वैलिड मैरिज के लिए जो पार्टी है उनको प्यूबर्टी अटेन करनी चाहिए, पहला जनरल रूल। इसका एक्सेप्शन कि मान लो प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, अभी भी माइनर हैं वो, ठीक है, प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, अभी भी माइनर हैं, तो फिर क्या है, फिर ऐसा होगा कि मैरिज जो कॉन्ट्रैक्टेड होगी वो माइनर के बिहाफ में होगी। किसके थ्रू होगी? गार्जियन के थ्रू होगी, बाय द गार्जियन। ठीक है, तो अब जितने भी स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फादर को ही माना जाता है कि उन्हीं के पास ही एक्सक्लूसिव राइट है, और समहाउ फादर के बाद ग्रैंड फादर को, ठीक है, कि वो बच्चे की शादी कर सके और बच्चे के बिहाफ में कंसेंट दे सके। अब ये कंसेंट कब तक काम करती है? जब तक बच्चा प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेता। एक बारी बच्चे ने प्यूबर्टी अटेन कर ली, फिर वो चाहे तो अपना वही ऑप्शन टू प्यूबर्टी एक्सरसाइज कर सकता है। अब गार्जियन फॉर मैरिज जो है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में नहीं किया गया है, क्योंकि जनरल रूल ही मुस्लिम लॉ के हिसाब से ये है कि फादर ही होंगे, इसीलिए ये राइट गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ने भी किसी और को नहीं दिया और इस बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। ऑलराइट, अब सबसे पहले किसको अपॉइंट किया जाएगा कि नेचुरल गार्जियन? अब फादर जिंदा हैं तो ऑफ कोर्स फर्स्ट राइट फादर का ही है। गार्जियन जो अपॉइंट है शादी के लिए राइट फादर का है। अब मान लो फादर नहीं है तो फादर के बाद एज ए नेचुरल गार्जियन जो बच्चे की शादी कर सकते हैं वो फादर्स फादर यानी ग्रैंड फादर कर सकते हैं। हाउ हाई सो एवर, दादा परदादा ये सब, तो ये सब नेचुरल गार्जियन में मैरिज के लिए सेम प्लेस पे है।
और यहाँ तक कि फुल ब्रदर मतलब मदर और फादर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। हाफ ब्लड या यूटेराइन वाला काम नहीं चलता, फुल ब्रदर, ठीक है। और अगर मान लो इनमें से कुछ भी नहीं है और ऐसा है कि बस शादी करनी पड़ेगी, हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांस ऐसे हैं, तो कोई भी मेल रिलेशन फादर की साइड का, जैसे चाचा हो जाते हैं, ताया हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें है ना, फादर्स यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर या उनके बच्चे। अब मान लो ये भी नहीं है, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, तब आती है बारी मदर की, ठीक है। हरार के है ये नहीं है कि ये इन सबको छोड़ के ये है तो इन्हें कर दो, अगर ये सब नहीं है तब मदर। अब मान लो उस बच्चे की मदर भी नहीं है और ऊपर वाला भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस टाइम पे, तो कोई भी मैटरनल रिलेशन से प्रोहिबिटेड डिग्री में, जैसे कौन हो सकता है, नानी, नाना, मामा, है ना, तो ये सारे चीज़। और सोचो कोई बच्चा ही नहीं, इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है बच्चे के लिए, तो ऐसे में या तो काजी पुराने टाइम में और आजकल के लिए कोर्ट कर सकता है इसमें, ठीक है। तो ये हरार के है एक, कि अगर बच्चे का फर्स्टली तो ये काम फादर ही करेंगे, ग्रैंडफादर करेंगे, अगर नहीं है उनकी एब्सेंस में, और बहुत एसेंशियल है क्योंकि शादी कई बार बस हम इस उसमें नहीं देख सकते ना, ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि बच्चे को प्रोटेक्शन चाहिए। वो जैसे मान लो माइनर लड़की है और उसका कोई नहीं बचा और उसके लिए कोई गार्जियन भी अपॉइंट नहीं हुआ है, और समहाउ पुराने ज़माने की बात है जब बाल विवाह हो जाता था गार्जियन की कंसेंट से, तो वहाँ पे लगता था कि इसकी शादी कर दो, इसको घर मिल जाएगा, अब सबकी डेथ हो चुकी है, तो उस सिनेरियो में है कि कौन कंसेंट देगा, ठीक। अब शिया लॉ क्या कहता है, शिया लॉ इन बातों को मानता ही नहीं है, शिया लॉ कहता है कि सिर्फ फादर देंगे, है ना, और अगर फादर नहीं है तो फादर देंगे, और दोनों नहीं है तो पावर फिर कोर्ट की है, कोर्ट को डिसाइड करने दो कैसे होना है, ठीक है। वो मदर, ब्रदर, फुल ब्रदर ये सब नहीं मानता, ठीक है। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है, फिर पावर्स करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आगे बढ़ाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, पावर ऑफ नेचुरल एंड टेस्टामेंटरी गार्जियन। अब ये दोनों की पावर एक साथ इसलिए डिस्कस की है क्योंकि समहाउ, ऑलराइट प्रतिमा, तो कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल गार्जियन की पावर होती है ना, उतनी पावर टेस्टामेंटरी गार्जियंस को भी दे दी जाती है, क्योंकि उन्हें नियरली सेम समझा जाता है। अब पेरेंट्स कर रहे हैं या पेरेंट्स ने किसी इंसान पे भरोसा करके उसके लिए विल किया है कि भाई मेरे बाद ये संभालेगा, तो इसीलिए उन दोनों को सेम पोजीशन में रखा जाता है, एक्सेप्ट फॉर शादी, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पावर टू एलिनेशन। अब जब गार्जियन है तो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर लेगा, है ना, उसका बेनिफिट लेगा, बेनिफिट बच्चे को देगा, प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, अगर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है, बच्चे के फ़ायदे के लिए है तो सेल भी कर सकता है, ठीक है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर माइनर की, तो वो बेची भी जा सकती है माइनर के बेनिफिट के लिए, है ना। ये बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में होगा, ऐसा है कि बस कुछ हो ही नहीं रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस ऐसे हैं, कुछ बड़ा आ गया है उसकी एजुकेशन के लिए, तो ये एक्सेप्शनली ऐसा किया जा सकता है, गार्जियन कर सकते हैं ऐसा। एक केस था मीठिया सिद्दीक वर्सेस मोहम्मद कुंजू परीत कुटी एंड अदर्स, 1996 का केस था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो फादर होते हैं एज अ नेचुरल गार्जियन, उनके पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी सेल भी कर दें, है ना। जो सेल है ना प्रॉपर्टी की, मतलब यहाँ तक तो ठीक है कि माइनर की प्रॉपर्टी वो सेल कर देंगे, बट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय द मदर इज वॉइड, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, अगर आप समझोगे तो नेचुरल गार्जियन की पावर पढ़ना है, नेचुरल गार्जियन में मदर को तो मान ही नहीं रहे ना वो लोग, और टेस्टामेंटरी गार्जियन में अगर मदर को अपॉइंट भी किया गया है तो लिमिटेड राइट दिए गए हैं। हाँ हाँ सेम थिंग है शुभांग, एग्जीक्यूटर ही तो देखो शुभांग, जो एग्जीक्यूटर है वो बाय विल ऑफ फादर ही तो अपॉइंट हो रहा है, तो ये बाय विल हो रहा है, तो ये टेस्टामेंटरी हो गया ना, एक ही बात होती है, ठीक है। टेस्टामेंटरी गार्जियन और एग्जीक्यूटर एक ही बात होती है। चलिए
तो मदर का प्रॉपर्टी बेचने को वॉइड कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। पावर टू ग्रांट अ लीज, अगर किसी वजह से और ये जितनी पावर है ना माइनर के बेनिफिट के ही लिए है, ऐसा नहीं है आप अपने बेनिफिट के लिए सब कर रहे हो। तो पावर टू ग्रांट अ लीज माइनर के बेनिफिट के लिए, अगर माइनर को चाहिए किसी भी कोई एडवांटेज मिल रहा है ना उसको माइनर से, तो कर दो, ठीक है, लीज पर दे दो, माइनर का उस पैसे से जो लीज का पैसा आएगा माइनर को मेंटेन कर लो, ठीक है। अगर प्लेज करना है कुछ भी करना है, लेकिन जो भी होगा ना माइनर के बेनिफिट के लिए होगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप कि अपने लिए अपने बेनिफिट के लिए, या अगर आपके खुद के भी बच्चे हैं, यू आर अ टेस्टामेंटरी गार्जियन और आपके खुद के भी बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के बेनिफिट, माइनर की प्रॉपर्टी अपने बच्चों का बेनिफिट नहीं निकाल सकते हो उससे, ठीक है। ये जो ज़ैबुन्निसा बेगम थी, इनके केस में क्या हुआ था कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था गार्जियन के पास पावर होती है प्रॉपर्टी को लीज आउट करने की, लेकिन माइनर के ही बेनिफिट के लिए। ऐसा नहीं है कि माइनर मेजर हो गया बहुत टाइम और वो लीज पे ही है, उसका बेनिफिट का फ़ायदा वो खुद उठाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक वो माइनर है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है तब तक। अब मान लो माइनर के जो पेरेंट्स हैं वो कोई बिजनेस छोड़ कर गए हैं, या माइनर के नाम पे ही कोई बिजनेस है और उसके पेरेंट्स का नहीं है, वो किसी ने दिया है, दादा नाना ने, तो माइनर के नाम पे दिया है। अब माइनर तो बिजनेस नहीं चलाएगा, तो ऐसे में नेचुरल गार्जियन उसके बदले चला लेंगे बिजनेस, और नेचुरल गार्जियन नहीं चलाएंगे तो टेस्टामेंटरी गार्जियन भी माइनर के बेनिफिट के लिए। प्रॉपर हिसाब रखना पड़ेगा, पर कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसका ट्रू अकाउंट रखा जाएगा और उसका हिसाब दिया जाएगा, ठीक है। जो माइनर की लाइबिलिटी है ना, वो अगर जैसे मान लो आप माइनर के बदले पार्टनरशिप में आ गए, तो अपने शेयर की ही होगी उसकी लाइबिलिटी के, मतलब चलो अगर कोई लॉस हो रहा है ना तो माइनर का शेयर ले लो, उससे लॉस चुकवा लो। ऐसा नहीं है कि आप आगे चल के माइनर के सर पे कि नहीं आप इस पार्टनरशिप फर्म में थे, आपको तो 2 करोड़ का लॉस हुआ है, आपको अब मेजर होके भरना पड़ेगा। द आंसर इज नो। जितना लॉस हो रहा है इसमें वो मेरे शेयर से ले लो, बस जितना मेरा शेयर है। अगर लॉस शेयर से भी ज़्यादा है तो माइनर लायबल नहीं है किसी भी तरह बाद में पे करने के लिए। लॉस हुआ बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो माइनर का जो शेयर था पार्टनरशिप में उससे भाई ले लो हिस्सा, जो भी शेयर जैसे भी चुकाया जाएगा, ट्रूथफुल रहकर, कोर्ट देखता रहता है इसमें। लेकिन अगर शेयर था मान लो 1 करोड़ का और आपका लॉस हुआ 3 करोड़ का, अब आप कह रहे हैं कि ये जो बचा हुआ 2 करोड़ है ये माइनर के सर पे है, क्योंकि सबने, सारे पार्टनर्स ने लॉस भुगता है, सबने अपना अपना अमाउंट चुकाया है, माइनर भी चुकाएगा, जब मेजर हो जाएगा चाहे तब दे दे। तो द आंसर इज नो, माइनर नहीं चुकाएगा मेजर होकर भी। आपका लॉस 3 करोड़ का आया है ना सभी पार्टनर पे, माइनर का शेयर 1 करोड़ का है, ले लो उसका शेयर, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकते हो आप, उसके शेयर से चुक रहा है नहीं रहा है वो आप देखोगे। अब अगला पॉइंट क्या है, पावर टू इनकर डेट्स एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कई बार ऐसा होता है ज़रूरत पड़ रही है एजुकेशन के लिए, किसी पर्पज़ से डेट भी लेना पड़ता है, और कई बार किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करना पड़ता है। लेकिन जो भी होगा, आप एक तो माइनर को पर्सनली लायबल नहीं करोगे, और दूसरी चीज़ ये है कि माइनर के ऊपर किसी भी तरीके का बोझ नहीं डालोगे, तब करोगे जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। ये सिर्फ तब करोगे उसके बिहाफ में, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में आओगे जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब मान लो पार्टीशन होना है, गार्जियन की जो प्रॉपर्टी है उसमें पार्टीशन होना है, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि हाँ बच्चे का इतना शेयर है, अब उसके पेरेंट्स नहीं है, आई एम हेयर, करो उस चीज़ का पार्टीशन। मैं, अगर आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आ गई है कि उसके पेरेंट्स होते तो वो करते, अब आपको करना है, तो आप वहाँ पे ट्रूथफुल रहकर आप वहाँ पे पार्टीशन करेंगे, और किसी, और ये सारी डिटेल ना कोर्ट को देनी पड़ती है। बाकी पावर क्या हो सकती हैं, जैसे कि प्रीएम्पशन की पावर है, जब पढ़ाऊंगी ना प्रीएम्पशन तब समझाऊंगी क्या होता है, ठीक है। और बस गुड फेथ में उसके साथ ठीक रहे, ये सब है। पावर्स इतनी हैं, ड्यूटीज पढ़ेंगे। पावर्स समझ आ गई? पावर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोगों को। ड्यूटीज करें एवरीवन, प्लीज जस्ट लेट मी नो। पावर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको यहाँ तक? ड्यूटीज करें। चलिए अब हम ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी में क्या है कि जो गार्जियन की ड्यूटी है मुस्लिम लॉ में सपोर्ट करेगा,
अब जिस बच्चे की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वेदर यू आर नेचुरल गार्जियन और टेस्टामेंटरी गार्जियन, और लेट वरुण, प्रीति, शुभांग, तथागत, ठीक है, तो आपकी क्या ड्यूटी है कि आप उसको सपोर्ट करो, जैसे कि जितनी भी नेसेसरी फैसिलिटी है, मेंटली, फिजिकली, जो और फाइनेंशियली बच्चे को जैसा सपोर्ट चाहिए आपको उसको वैसा सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। पहली ड्यूटी तो आपकी ये अराइज होती है, डिफेंड करो, जैसे अपने बच्चे को डिफेंड करते हैं। कहीं पर अगर ऐसा मौका आता है कि आपको माइनर के लिए स्टैंड लेना है, चाहे वो छोटी सी बात ये है कि 2-4 बच्चे झगड़ रहे हैं और आपके बच्चे को किसी ने मार दिया, वहाँ पे एज अ नेचुरल गार्जियन आप क्या करेंगे कि जाके अपने बच्चे की साइड लेंगे ना, जिसकी गलती है चलो बच्चे को समझा दिया, डांट दिया, लाइफ में कभी भी ऐसी ज़रूरत आके पड़ेगी तो आपको बच्चे को डिफेंड करना पड़ेगा, बच्चे के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, बच्चे को बैक देनी पड़ेगी, सारे स्टेप ऐसे लेने पड़ेंगे जो बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी हो, बेटरमेंट के लिए। क्योंकि अगर बच्चा इस सेंस ऑफ फीलिंग में बड़ा होता है ना कि मेरे पास तो कोई डिफेंड करने के लिए भी नहीं है, अब आप टेस्टामेंटरी गार्जियंस हैं, देखो नेचुरल गार्जियंस जनरली ऐसा करेंगे ही, उनके लिए नहीं लिखा गया है ये बात आ रही है टेस्टामेंटरी गार्जियंस के लिए कि आपको बच्चे के विल से, पेरेंट्स की विल से आपको गार्जियन अपॉइंट किया है और आप बच्चे के लिए खड़े भी नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। कभी सूट फाइल करना पड़ता है, आपने पढ़ा होगा ना सीपीसी वगैरह में कि माइनर के बिहाफ पे सूट फाइल करते हैं तो या तो नेक्स्ट फ्रेंड करेगा या गार्जियन करेंगे, तो यहाँ पे वो नेक्स्ट गार्जियन यही है, आपके टेस्टामेंटरी गार्जियन है, ठीक है। अब मान लो कि अब वो बड़ा हो गया है, मेजर हो गया है, अब उसकी शादी करनी है, अगर वो माइनर ही है और आप नेचुरल गार्जियन हैं, आप अपनी कंसेंट देके कर रहे हैं, तो जो ज़रूरी इंतज़ाम है शादी के वो करेंगे, आपका फ़र्ज़ है। और अगर बच्चा मेजर हो गया और आप टेस्टामेंटरी गार्जियन हैं, आप बच्चे की शादी कर रहे हैं, तो भी आपका फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नेचुरल गार्जियन, आप बच्चे की शादी का प्रॉपर इंतज़ाम करेंगे जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। लग्जरी की बात नहीं होती है, नेसेसिटी की बात होती है, जो जो ज़रूरी इंतज़ाम है आप सारे करेंगे, सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे लग्जरी डिमांड की जा रही है। कंट्रोल करोगे एक्ट्स को बच्चे के। अब आप चाहे नेचुरल गार्जियन हैं या फिर टेस्टामेंटरी, देखो ये जितनी भी ड्यूटी लिखी है ना, नेचुरल गार्जियन तो नेचुरली करते ही करते हैं, ये ड्यूटीज़ बताने का मतलब है कि टेस्टामेंटरी गार्जियंस को बोला जा रहा है, ठीक है। ड्यूटी है कि कंट्रोल करो बच्चे को, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो गलत बात भी करता है, 10 चीज़ें सीखता है, तो वहाँ पे आपको उसको ऐसे कंट्रोल करना है जैसे आपका खुद का बच्चा है, आपको ध्यान रखना है वो किस तरीके के एक्ट्स में है, उसको गुड वैल्यूज़ देनी है, ऐसे ही थोड़ी आपको अपॉइंट कर दिया गया। ड्यूटी ऑफ द फादर टू टेक चार्ज, अब जब बच्चा माइनर था, छोटा था और कस्टडी माँ के पास थी, हमने पहले पढ़ा है कि अगर बच्ची प्यूबर्टी अटेन नहीं करेगी लड़की तो कस्टडी माँ को दी जाएगी, और बच्चा अगर छोटा है लड़का तो भी कस्टडी माँ को दी जाएगी। बट जब एक टाइम पे आके वो एज हो गई कि अब माँ से कस्टडी ली जा सकती है, तो फिर फादर की ड्यूटी है कि वो चार्ज ले, और जितने टाइम में मदर के पास कस्टडी भी है तभी भी फादर की ड्यूटी है कि जो उसके खुद की ड्यूटीज़ हैं वो तो पूरी करे। सेपरेशन हो गया, बच्चों की कस्टडी मदर को मिल गई बिकॉज ऑफ देयर एज, ठीक है, तो भी फादर की ड्यूटी है कि जितने भी नेसेसरी उसके लेने के स्टेप्स हैं वो ले। और कस्टडी अगर मदर के पास रही लड़की की शादी होने तक, या वो उसके बाद उसको कस्टडी लेनी थी और बच्चे की शादी होने लगे, तो भी उसको सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मदर को कस्टडी मिलने का मतलब ये नहीं है कि फादर अपनी ड्यूटी से बच जाएगा, और जब एक कस्टडी की एज चली जाएगी तो वो वहाँ पे पूरा चार्ज लेगा और बच्चे का ध्यान रखेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप टेस्टामेंटरी गार्जियन हैं, सबसे पहले तो आप बच्चे की प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए अपॉइंट नहीं किया गया था आपको, ठीक है। बच्चे की प्रॉपर्टी को बच्चे के बेटरमेंट में यूज़ करेंगे, जहाँ भी बच्चे को ज़रूरत होगी, जहाँ भी बच्चे की ज़रूरत है वहाँ कर लेंगे। एक बारी को नेचुरल गार्जियन ऐसे कर सकता है कि एक बच्चे की प्रॉपर्टी है, उसके बेनिफिट से वो अपने दोनों बच्चों को वो करे, लेकिन कभी भी टेस्टामेंटरी गार्जियन ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे की प्रॉपर्टी से अपने बच्चों का भी बेनिफिट कर रहे हैं, सिर्फ माइनर के बेनिफिट के लिए होगी। और अगर आपके पास माइनर की कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसा है, कोई वैल्यूएबल चीज़ है, तो आपको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, आपने कहाँ कितना खर्च किया, कहाँ कैसे गया, कितना पैसा कैसे ख़त्म हुआ, आप किस तरह खर्च कर रहे थे, तो ये भी सारी ड्यूटी हैं।
कस्टडी को लेकर एमसीक्यू बनते हैं काफ़ी, तो ये हम अभी करेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ तक तो समझ आ गया है ना? ड्यूटीज़ भी, राइट एंड ड्यूटीज़ अगर लिखने को आ गया तो लिख दोगे ना? अब यहाँ से ना थोड़ा एमसीक्यू का काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन अंडर मुस्लिम लॉ। कस्टडी के बारे में क्या है कि कस्टडी को इजाज़त कहते हैं, तो हमने कई बार पढ़ लिया। कस्टडी का पीरियड जो है वो मुस्लिम लॉ में प्रिस्क्राइब कर रखा है। मदर को कस्टडी दी जाती है, मदर का इंटरेस्ट देखा जाता है, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए ज़्यादातर कस्टडी मदर को देनी पड़ती है। ठीक है, अब कस्टडी मतलब यानी बच्चे को अपने साथ रखो, उसका ध्यान रखो जब तक कि वो समझदार नहीं हो जाए। ठीक है, जो लीगल गार्जियंस हैं वो इंटाइटल्ड हैं फिजिकल कस्टडी के। ठीक है, बच्चे को पालने के, अपब्रिंगिंग, और उर्दू में तरबियत कहते हैं और हिंदी में परवरिश कहते हैं। ठीक है, परवरिश करने के या तरबियत करने के या अपब्रिंगिंग करने के। तो ये सारे मदर को जब कस्टडी दी जाती है तो यही सोचकर दी जाती है कि अब अगर वो हस्बैंड से सेपरेट भी हो गई हैं, बच्चा छोटा है, तो मदर को कस्टडी प्रेफर करता है देना, फादर को नहीं करते उतना अगर बच्चा छोटा है। और एक एज जब पार हो जाती है तो कस्टडी वापस से फादर के पास आ जाती है। अब ये क्यों है? बिकॉज ऑफ बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड। एक एज के बाद अगर बच्चे के खर्चे बढ़ रहे हैं और अभी वो मदर के पास है, तो फादर की ड्यूटी है यहाँ पे बच्चों के खर्चे मेंटेन करना। ऐसा नहीं है फादर ये कह सकता है कि कस्टडी मदर के पास है तो मैं नहीं दूंगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब जब मदर के पास कस्टडी है तो फादर बाउंड है ना कि ये कस्टडी में भी यहाँ पे मेंटेन करे बच्चों को अपने, और जब एक सर्टेन एज तक पहुँच जाए तो बच्चों की कस्टडी वापस ले, बच्चों का ध्यान रखे। तो ये सारी ड्यूटीज़ फादर की होती हैं बाद में। और जब तक बच्चे मदर के पास हैं तो मदर की ड्यूटी है अपब्रिंगिंग की, और जो हमने ड्यूटी पढ़ी थी ना सारे गुड वैल्यूज़ वाला, वो सारी फिर ड्यूटीज़ मदर के ऊपर जाती हैं। ठीक, अब मुस्लिम लॉ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता है, पढ़ते हैं इस पॉइंट को। Muslim law made a distinction in the custody of a boy and the girl, ठीक है, because of gender and their interest। ठीक है, the following distinction देखते हैं क्या क्या कस्टडी में बच्चे लड़के के लिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेल चाइल्ड के लिए, सन के लिए क्या होता है। ये हानफी लॉ में और शैफी लॉ में और हानाबली है। आई से समझ आ रहा है ना कि सारे सेक्ट कौन से हैं? सुन्नी सेक्ट है। तो बेसिकली सुन्नी इन 3 स्कूल्स में जो मदर का राइट है बच्चे की हिजानत यानी कस्टडी का, वो 7 साल तक का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में यही सब सवाल आते हैं कि जो सुन्नी सेक्ट में लड़के की यानी मेल चाइल्ड की कस्टडी दी जा रही है तो वो एज क्या है? 7 इयर्स। मालिकी है तो सुन्नी ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ मालिकी, मैंने आपको बताया था ना, मालिकी जो है वो वुमेन्स राइट के लिए ज़्यादा खड़े रहते हैं, वो बच्चों के बहुत लिबरल होके सोचते हैं। तो यहाँ पे भी उनकी सोच थोड़ी लिबरल है। वो कहते हैं कि 7 साल तक नहीं, बच्चे को 7 साल के बाद भी माँ की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक वो प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेता, लड़का भी है चाहे, तब तक उसे मदर की नीड ज़्यादा होती है फादर से ज़्यादा। तो है तो सुन्नी सेक्ट ही, लेकिन ये बिलीव करता है कि बच्चे की, लड़के की भी कस्टडी माँ को 7 साल तक नहीं देनी चाहिए। 8-10 साल के बच्चे को भी माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू फादर। ठीक है, तो प्यूबर्टी तक माँ को कस्टडी देनी चाहिए। ठीक है, और प्यूबर्टी के बाद राइट शिफ्ट हो जाएगा फादर के पास। अब शिया क्या कहते हैं इसमें? तो ये सुन्नी के 3 स्कूल 7 साल मानते हैं, मालिकी मानते हैं अंटिल ही अटेन्स दी प्यूबर्टी। ये लड़के के लिए बात हो रही है। अब शिया स्कूल क्या कहता है? शिया कहता है कि सिर्फ 2 साल तक बच्चे की कस्टडी माँ को दो, वो भी ब्रेस्ट फीड का पीरियड होता है ये इसीलिए। ठीक है, ये 2 साल तक तो मैक्सिमम या मिनिमम ब्रेस्ट फीड कराना ही पड़ता है, तो इसीलिए शिया लॉ कहता है माँ को कस्टडी सिर्फ 2 साल तक देनी चाहिए, और 2 साल के बाद वो राइट शिफ्ट हो जाएगा फादर के पास। ठीक, अब लड़की के ये सब एमसीक्यू में आता है। एक पॉइंट ध्यान रखना, शिया क्या अलग कह रहे हैं, सुन्नी क्या अलग कह रहे हैं, वो सुन्नी में मालिकी स्कूल क्या अलग कह रहा है। अब लड़की के लिए हानफी स्कूल या फिर जनरली सारे सुन्नी सेक्ट कहते हैं कि जब तक लड़की प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेती तब तक कस्टडी मदर को ही मिलनी चाहिए। पर मालिकी यहाँ पे भी अलग है। मालिकी है तो सुन्नी सेक्ट, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती
तब तक लड़की को मदर के ही पास रहना चाहिए और मदर को ही कस्टडी मिलनी चाहिए, यही बेटर है। नो मैटर लड़की ने प्यूबर्टी अटेन कर लिया, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती है तब तक उसकी कस्टडी माँ को ही मिलनी चाहिए। और शिया क्या कहते हैं इसमें, देखो ये दोनों सुन्नी सेक्ट हैं, हानफी यहाँ पे पूरी सुन्नी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मालिकी भी सुन्नी है लेकिन सुन्नी में थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड है, हमने स्कूल्स अच्छे से पढ़े हैं। और शिया लॉ क्या कह रहा है, स्पेशली इतना शरिया वाले लोग जो 12 थे, 12 इमाम याद आए, वो कह रहे हैं सिर्फ 7 साल तक लड़की की कस्टडी मदर को देनी चाहिए। अब शिया लड़की की कस्टडी 2 साल दे रहे हैं और लड़की की कस्टडी 7 साल दे रहे हैं। बताइए कस्टडी का पीरियड समझ में आए, शिया सुन्नी सबका। और ये बात आप मुझे सभी बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। शुभांग, तथागत, प्रीति, वरुण, पूर्वा, प्रतिमा, सब बताओ कि यहाँ तक क्लियर हो आप। कस्टडी की एज को लेकर, कस्टडी की एज पूछी जाती है आपसे प्री में, शिया की अलग, सुन्नी की अलग, और सुन्नी में भी मालिकी की अलग, ठीक है, सबको अलग अलग, चाहे चार्ट बनाओ, जैसे करना है करो, इसको याद करना है आप लोगों को। ऑलराइट, शुभांग, प्रीति, तथागत, प्रतिमा, पूर्वा, ऑलराइट, थोड़ी भी अब ये अच्छे से इसकी एज याद रख लेना। ओके प्रीति, वरुण, बिल्कुल एज याद रखना, ये प्री में आता है। अब आपको टेस्टामेंटरी गार्जियन तो बना लिया, ऑलराइट वरुण, आपको टेस्टामेंटरी गार्जियन तो बना लिया, बट आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको हट जाना चाहिए आपकी पोजीशन से, आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो एक एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती है सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि कम से कम आप रिस्पॉन्सिबल होकर काम तो करेंगे उस पर। लेकिन जब आपको टेस्टामेंटरी गार्जियन बना दिया या डी जूरे गार्जियन, डी फैक्टो गार्जियन बना दिया है, बट आपकी हरकतें नहीं है कि आपको उस प्लेस पे रहना चाहिए, तो आपका रिमूवल हो जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि एक बार अगर मुझे गार्जियनशिप मिल गई है, चाहे बाय विल मिली है, चाहे थ्रू आउट कोर्ट मिली है, तो बस नाउ आई एम द गार्जियन, ऐसा नहीं होता है। आपको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दी गई है, जब तक निभाओगे तब तक रह सकते हो, और जिस दिन निभाना बंद कर दोगे उस दिन आपको हट जाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या कह रहा है ये, अ गार्जियन वेदर वो डी जूरे हो, डी फैक्टो हो, ठीक है, वो रिमूव किया जाएगा अपनी ड्यूटी से गार्जियनशिप की। कोर्ट के पास है ये पावर, ठीक है, कि वो रिमूव कर देगा बच्चे को उस गार्जियन की कस्टडी से, ठीक है। ग्राउंड कहाँ दे रखे हैं, सेक्शंस जितने मैंने पूरा गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट नहीं रट के बैठना, जितना मैंने इसमें ना सेक्शन मेंशन कर रखे हैं उतने सेक्शन बस आपको आने चाहिए। इसमें बहुत सारे सेक्शन मेंशन है, आपको चैप्टर वाइज अपलोड हो रहे हैं, तो आप गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पढ़ेंगे। तो सेक्शन नंबर 39 क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर जो गार्जियन है वो अब्यूज ऑफ ट्रस्ट करे, आप पर भरोसा किया, बच्चे की कस्टडी दी, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी जो अब्यूज ऑफ ट्रस्ट अमाउंट करे, कोई एडवर्स इफेक्ट हो माइनर पे, बच्चे के साथ बुरा करें आप, तो वहाँ पे उसकी वजह से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर आप फेल हो रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में बच्चे को लेकर, तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और कैसे भी हो सकता है, तो बहुत सारे सिनेरियो राइज हो सकते हैं। अगर आप इनकेपेबल हो गए हैं अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के, मतलब फिजिकल कोई इनकैपेसिटी आ गई है, मेंटल इनकैपेसिटी आ गई है, तो भी आपको हटा दिया जाएगा। और अगर आप कर ही नहीं रहे हैं, नेग्लिजेंट हैं इतनी प्रॉपर केयर में, तो भी आपको हटा दिया जाएगा, आप अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। ओवरऑल जो आपको टास्क दिए गए थे कि बच्चे का ख्याल रखना है, अच्छे से रखना है, वो आप नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप हट जाएंगे। आप अगर वायलेशन करेंगे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट जो आपको गाइड करता है उन प्रोविजंस का, तो भी हटा दिया जाएगा। कोई एडवर्स इंटरेस्ट फुलफिल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल हो रही है, कोई एडवर्स इंटरेस्ट ही निकाल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी से ही अपना बेनिफिट निकाले जा रहे हैं आप, तो भी आपको हटा दिया जाएगा। या फिर आप कन्विक्ट हो गए हैं किसी ऑफेंस के लिए, है ना, तो भी बच्चे को हटा दिया जाएगा एक ऑफेंडर के पास से, तो बिल्कुल। अब जब गार्जियन सीज हो जाएगा कि वो रह ही नहीं सकता कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, तब उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे को तो नहीं ले जाने देंगे ना आपके साथ। अब जब गार्जियन डिक्लेयर हो जाएगा इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, तो डर रहता है फिर बच्चे को इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये है जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, अगर आप किसी भी वजह से उसको खुद से नहीं निभा रहे हैं
या आप टेक्निकली इतना इनकेपेबल हो गए हैं कि फिजिकल इनकैपेसिटी आ गई, मेंटल आ गई, आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया गार्जियनशिप में। अब जो हम मैरिज के लिए गार्जियन देखते हैं, सुन्नी में तो काफ़ी सारे पढ़े हैं ना हमने कि अगर फादर की डेथ हो गई है तो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है तो फुल ब्लड ब्रदर है, वरना मदर है, मैटरनल आंटी, ये सब है। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ फादर, शिया जो है फादर और ग्रैंडफादर को ही मानते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे जो गार्जियनशिप है, बच्चे की कस्टडी 7 साल तक तो बॉय के केस में ले सकती है और प्यूबर्टी तक मदर लड़की की कस्टडी ले सकती है, और बल्कि मालिकी में तो शादी ना होने तक और लड़के की प्यूबर्टी तक ले सकती है। लेकिन शिया लॉ ऑन दी अदर हैंड कहता है कि लड़के के केस में सिर्फ 2 साल और लड़की के केस में सिर्फ 7 साल। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2 ही डिफरेंस सबसे ज़्यादा आपको MCQ में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप अब ये कुछ चीज़ें हैं ये आप पढ़ेंगे, आप पहले मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? हम नीचे वाले जो मैंने इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस डाले हैं ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप खुद पढ़ेंगे। नोट्स अपलोड हो गए होंगे, नहीं होंगे तो मैं कराती हूँ, और ये क्वेश्चंस पढ़ना ये मैंने आपके लिए डाले थे। बिल्कुल, अब हमारा गार्जियनशिप खत्म हो चुका है, मुझे ईमानदारी से बता दो पूरा गार्जियनशिप क्लियर है ना सभी लोगों को? शुभांग, तथागत, प्रीति, वरुण, पूर्वा, प्रतिमा, पूरा का पूरा गार्जियनशिप क्लियर है ना? चलिए, मेंटेनेंस में भी करेंगे, 2 मिनट देती हूँ मैं आपको, सांस लीजिए, गो थ्रू कीजिए, पुराना वाला थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटाइए ताकि हम नए कॉन्सेप्ट पे आ सकें। आपको मेंटेनेंस की इम्पोर्टेंस पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग शांत करिए, पानी वानी पी लो, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट बाद मेंटेनेंस करते हैं, एकदम से नहीं जाएगा दिमाग में। करें मेंटेनेंस स्टार्ट? मेंटेनेंस स्टार्ट करते हैं। चलो, एक बात बताओ, मेंटेनेंस की इम्पोर्टेंस जो है प्री मेंस दोनों के लिए आपको पता है ना? देखो, मेंटेनेंस पे हर बार इतने क्वेश्चन क्यों आते हैं? मेंटेनेंस भी पहले एक नॉर्मल ही टॉपिक था, फिर इसकी नॉर्मल होने को एबनॉर्मलिटी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिली? बिकॉज ये न्यूज़ में बहुत रहा, बिकॉज इस पर इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया, उसकी वजह से। कोई है जो अभी मुझे ईमानदारी से लैंडमार्क जजमेंट बताएगा मेंटेनेंस का मुस्लिम लॉ के? प्लीज, एनीवन? मुस्लिम लॉ मेंटेनेंस का लैंडमार्क जजमेंट, पहले ये भी नॉर्मल टॉपिक्स की तरह आता था, इंपॉर्टेंस बढ़ी लैंडमार्क जजमेंट आने से इस पे। वरुण, प्रीति, शुभांग, तथागत, पूर्वा, प्रतिमा, कोई भी? शाहबानो, यस, हाँ जी। तो देखो, पहले तो नॉर्मल टॉपिक ही ट्रीट किया जा रहा था, यस प्रीति, और इसको नॉर्मल टॉपिक ट्रीट करना बंद कब से किया? जब से ना इसके ऊपर ये जजमेंट आई थी, फिर ये तो एग्जाम में इस तरह आने लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना किसी टॉपिक की बिल्कुल पिक्चर ही चेंज कर देती हैं। शाहबानो के केस से भी ऐसा ही हुआ कि पिक्चर ही चेंज हो गई। अब आपको थोड़ा सा ना पास्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए, पास्ट इन दी सेंस हमने जो पढ़ा है वो वाला पास्ट। आपको मैंने मैरिज कराया था, मैरिज के बाद मैंने इद्दत भी कराया है और डाइवोर्स भी कराया है। हमने क्या पढ़ा था उसमें कि जैसे डाइवोर्स होती है वाइफ की तो मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं। जब हमने मैरिज पढ़ा था तो हमने एक ये पॉइंट पढ़ा था ना कि जब तक वो आपकी वाइफ है तो आपका मतलब ज़रूरी है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप मेंटेनेंस दें। पहला तो ड्यूरिंग मैरिज। अगर हम मेंटेनेंस की ही बात करें तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट करके? पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कब देगा हस्बैंड? ड्यूरिंग मैरिज, पहला पॉइंट सब। और उसके बाद अगर मान लो किसी भी तरीके से शादी नहीं टिकी, नहीं चली, तो ड्यूरिंग इद्दत। यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ तक तो हम आम मेंटेनेंस पढ़ते हैं, यहाँ तक तो शोर मचा ही नहीं, यहाँ तक तो एग्जाम में पूछा ही नहीं, ये तो दे देता है हस्बैंड। ठीक है, मेंटेनेंस बाय हस्बैंड, ठीक।
जो सारा शोर है, जो सारा मतलब परेशानी केस लॉ है, वो ये है कि आफ्टर इद्दत और आफ्टर डिवोर्स, और कब तक, टिल शी रीमैरी। जितना शोर मचा था, जितना केस लॉ आया था और जितना समझने की बात है वो ये है, देखो जब शादी हो जाती है ना, तो शादी में ड्यूरिंग मैरिज पे मेंटेनेंस पे केस लॉ नहीं है हमारा। ड्यूरिंग मैरिज तो अब हस्बैंड रहता है साथ में, घर में रहता है, मेंटेनेंस नहीं देगा, मेंटेनेंस अगर देगा, अगर नहीं देगा तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट दिलवाएगा कि घर में बीवी रहती है उसको मेंटेन करो, उसको मेंटेनेंस दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ड्यूरिंग इद्दत भी ये है कि किसी वजह से शादी नहीं चली, डिवोर्स हो गया, सेपरेट हो गए, तो ड्यूरिंग इद्दत जो आपका 3 महीने डिवोर्स वाली इद्दत होती है, तो ड्यूरिंग इद्दत भी आ जाता है मेंटेनेंस। उसमें भी उतना शोर नहीं मचता, हाँ परेशान करता है हस्बैंड कुछ केसेस में, तो वहाँ पे भी कोर्ट जाओ, बात खत्म हो जाती है। सवाल जो उठता है मेंटेनेंस का, वो उठता है आफ्टर इद्दत और जब तक वो शादी नहीं करती। अब ऐसे क्यों उठ रहा है सवाल, देखो जो डाइवोर्स के प्रोविजंस पढ़े थे हमने, जो हमने सुन्नत तलाक भी पढ़ा, बिदअत तो छोड़ ही दो, ट्रिपल तलाक की तो बात ही मत करो, जो हमने सुन्नत तलाक भी पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब तक वाइफ अनमैरिड रहती हैं और जब तक वाइफ की मतलब इद्दत चलती है, तब तक हस्बैंड के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उसको मेंटेनेंस करे, और ये भी हो सकता है कि वो इद्दत ना हस्बैंड के घर में ही कर ले, उस पीरियड में वो उसको मेंटेनेंस देगा, अपने घर में रहने देगा, प्रॉपर उसका जितना भी उसको ज़रूरत है वो फुलफिल करेगा। ये तो हमने डाइवोर्स में भी पढ़ लिया था। तो यानी इद्दत वाली ऑब्लिगेशन तो इस्लामिक है जो उस पर इम्पोज की गई है, और वो एक क्लियर डाइवोर्स वाले आयत में मेंशन्ड है कि जब तक वाइफ इद्दत कर रही है हस्बैंड के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये उसकी चॉइस नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है कि वो इद्दत में मेंटेनेंस देगा। अब आ जाती है बात ये कि इद्दत के पीरियड के बाद क्या, तो लोग क्या कहने लगे पता है, जो ये केस आया था शाहबानो भी हम पढ़ेंगे, तो इसमें कहा जाने लगा नहीं नहीं, इद्दत के बाद कैसा मेंटेनेंस, आपने अगर इस्लामिक टेक्स्ट को आप फॉलो कर रहे हो तो ड्यूरिंग इद्दत है मेंटेनेंस ले लो, इद्दत के बाद तो नहीं देंगे हम, शादी खत्म हो गई, इद्दत कर ली, अब तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सारा शोर ही था मेंटेनेंस आफ्टर इद्दत, ठीक है। फिर एक एक्ट आया, नाम भी अभी आपको नहीं बताऊंगी मैं, तो फिर एक्ट ने क्या कहा कि हाँ भाई सही बात है, शाहबानो के केस के बाद बेसिकली शाहबानो में तो बोल दिया था कि इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस दो। फिर एक एक्ट आया, अब एक्ट ने क्या बोला आकर कि नहीं नहीं, इस्लामिक टेक्स्ट क्या कहता है कि ड्यूरिंग इद्दत मेंटेनेंस है। अब बात ये आ गई कि एक्ट तो कभी भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती ना कि वुमेन्स के खिलाफ लेकर आए, सही इंटरप्रिटेशन नहीं हुई थी एक्ट की, दिक्कत वहाँ आ रही थी सारी। तो जब वो एक्ट पास हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड ने क्या करना शुरू करा सभी केसेस में कि नहीं देखो ये सेक्शन देखो, मुझे तो मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए आपको, ड्यूरिंग इद्दत तक की बात है हमारी। फिर जब कोर्ट को लगा कि मेरे खुद के एक्ट को ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इस्लामिक लॉ को उठाया कि उसको भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, लिख कुछ दो पढ़ कुछ रहे हैं, मान कुछ रहे हैं, प्रैक्टिस कुछ कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट ने एक और केस था, वो केस का नाम भी आगे ही बताऊंगी, उस केस में समझाया कि ड्यूरिंग इद्दत उन औरतों के लिए कहा गया जो आगे चल के शादी कर लेंगी, लेकिन अगर ऐसी कोई वाइफ है जो अनमैरिड रहती है, आगे चल के शादी भी नहीं करती है और आप वो खुद को मेंटेन भी नहीं कर सकती है, तो एक्ट में या इस्लामिक टेक्स्ट में कभी भी ये नहीं कहा गया कि ऐसी औरतों को भी मेंटेनेंस आप सिर्फ इद्दत तक दोगे। तो मेंटेनेंस की जो सारी स्टोरी थी, सारा शोर शराबा था, वो यही था, मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत और मेंटेनेंस इवन आफ्टर इद्दत, सारा झगड़ा यही था, सारी बातें मेंटेनेंस की थी, क्योंकि शादी चल रही है, ड्यूरिंग मैरिज तो मेंटेनेंस में कोई दिक्कत ही नहीं होती, और ड्यूरिंग इद्दत भी जैसे तैसे कोर्ट से धक्के खिला के दे ही देते हैं। सारा शोर जो मचता है वो आफ्टर इद्दत मचता है मेंटेनेंस के ऊपर। बताइए यहाँ तक क्लियर है, हम थोड़ा बेसिक स्टोरी बनी दिमाग में, पढ़ेंगे तो समझ आएगा। यहाँ तक क्लियर है आप, मेंटेनेंस में?
अब एक एक करके प्रोविजन पढ़ेंगे। बताइए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना मेंटेनेंस के अंदर? चलो देखिए, मेंटेनेंस का जो उर्दू टर्म है वो है नफ़ा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक जो फीमेल होती हैं उनके हक की बात करता है, राइट की बात करता है कि जो मैन स्पेंड करेगा अपनी फैमिली के ऊपर, तो अपनी फैमिली के ऊपर कब स्पेंड करेगा? ड्यूरिंग मैरिज और ड्यूरिंग इद्दत। अब आफ्टर इद्दत क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मेंटेनेंस क्या है? एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो प्रोवाइड करनी होती है एक पर्सन को, लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारी। मेंटेनेंस में कभी भी लग्जरी नहीं आती, एसेंशियल्स आते हैं। एसेंशियल नीड जो है फैमिली मेंबर की, फूड है, क्लोथिंग है, ड्वेलिंग है, एनीथिंग एल्स जो भी नेसेसरी है वहाँ पे लाइवलीहुड की। अब जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए लैपटॉप भी नेसेसिटी, आप वहाँ पे लग्जरी नहीं कह सकते। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, आईपैड, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे वो नेसेसिटी। अगर स्कूल दूर है देन बाइसिकल, ये सब मेंटेनेंस में आता है। ड्यूरिंग मैरिज करना पड़ता है हस्बैंड को, ठीक है। अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग तरह के राइट्स की बात करते हैं मेंटेनेंस के ऊपर। सभी पर्सनल लॉ बात करते हैं। हिंदू लॉ में भी मेंटेनेंस की बात होती है, मुस्लिम लॉ में भी, क्रिश्चियन में भी, पारसी में भी, क्योंकि ये सभी कहते हैं कि इफ़ यू आर लिविंग इन अ फैमिली, यू आर अ हस्बैंड, दिस इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन योर फैमिली। सभी लॉज इस बारे में सेम ओपिनियन रखते हैं। एम क्या है? क्या ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन क्या, मेंटेनेंस है, क्योंकि बस प्रोटेक्ट करो राइट्स के जो डिपेंडेंट्स हैं आप पर। आपकी वाइफ, आपके बच्चे पूरा दिन घर पर रहते हैं, वाइफ काम करती हैं आपके लिए, हाउस वाइफ है, उनकी कोई और इनकम नहीं है, तो आप उनको मेंटेन तो करेंगे ना। उनकी, वो आपकी नीड्स पूरी कर रही हैं, खाना बना कर रख रही हैं, आपके घर और बच्चों को संभाल रही हैं, तो उनकी नीड्स आप पूरी करिए। पैसा, खाना, कपड़ा, जो भी एसेंशियल है उनके लिए। एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। नॉट मेयर अ एनिमल एग्जिस्टेंस, ये भी याद रखिएगा, है ना, एक डिग्निफाइड लाइफ। अब क्या है यहाँ पे, मेंटेनेंस जो है मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। कहाँ से? जो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, यहाँ मेजर बातें होती हैं मेंटेनेंस को लेकर। आगे देखा गया कि जो सेक्शन 144 है बीएनएस का, बीएनएसएस का, जो पहले 125 था सीआरपीसी का, अब ये चेंज हो गया है, वो भी मेंटेनेंस की ही बात करता है ना। और वो मुस्लिम वुमेन पे भी अप्लाई होता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम पर तो हमारा पर्सनल लॉ ही अप्लाई होगा, नहीं। वो बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजन वाइज नहीं है सेक्शन, एक यूनिवर्सल सेक्शन है और सभी पर अप्लाई होता है। अब जो मुस्लिम लॉ है उसमें हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है कि वो प्रोवाइड करे मेंटेनेंस, सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है कि मतलब बीवी को ही देना है, मेंटेनेंस बच्चों को भी देना है। हम जो मेंटेनेंस पढ़ेंगे पूरा ही पढ़ेंगे, किस किस को मेंटेन करना है। हाँ, हमारे लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि मेंटेनेंस सुनते ही हमारे दिमाग में वाइफ आ जाती है, वो भी आफ्टर डिवोर्स आ जाती है, बट मेंटेनेंस का एक पूरा कॉन्सेप्ट है और जो आपके एग्जाम में पेरेंट्स को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ को नहीं करना है, बच्चों को भी करना है, पेरेंट्स को भी करना है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी करना है। अगर कोई और क्लोज रिलेटिव है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है वहाँ पे, आप अगर एसोसिएटेड हैं उससे ब्लड से, तो आपको वहाँ पे भी करना है। सबसे पहले ये है मेंटेनेंस में कितना पैसा दिया जाएगा। अब जो पे कर रहा है उसकी कैपेसिटी देखी जाएगी, देखा जाएगा वो कितना कमा रहा है फाइनेंशियली, वो कितना केपेबल है, वो कितना पे कर सकता है, उसकी कैपेसिटी देखने के बाद ही तो ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। जो ऑब्लिगेशन होगी मेंटेनेंस पे करने की, वो इस्लामिक लॉ में देखी जाती है। जैसे प्रिस्क्राइब किया गया था, प्रिंसिपल एक गाइड किया गया था कि जो बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, उनको मेंटेन करो, उनको एक सर्टेन अमाउंट पे करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, ठीक है। अब जो होता है, अब कोर्ट अपने आप देख लेगा आपके इंसान कितना अर्न कर रहा है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उनको कितनी ज़रूरत है। अगर वो खुद से मेंटेन नहीं कर रहा है और बात कोर्ट तक जा रही है, तो कोर्ट देखेगा कि वो लोग कितना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें कितनी हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लीगली फिर आपके ऊपर उठाया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। जो अमाउंट है मेंटेनेंस का, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपके लिए 10K फिक्स हो गया तो बस ये फाइनल है, ये पत्थर की लकीर है, अभी कभी नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं होता। सरकमस्टांस बदलते हैं, हो सकता है आगे चल के वाइफ ही अर्न करने लगे,
है ना। और जो पेरेंट्स हैं जिनको मेंटेन किया जा रहा था उनका कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम आने लगे, जिन बच्चों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी हो सकता है वो खुद अर्न करने लगे, तो ऐसे सर्कमस्टांस में ये अमाउंट कम भी हो जाता है। और या फिर हो सकता है जिन पेरेंट्स को मेंटेन किया जा रहा था उनके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएं एज के साथ, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे बढ़ जाएं, वाइफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कुछ है तो ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। तो सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट ने एक बार एक अमाउंट लिख दिया तो कोर्ट उसको पत्थर की लकीर की तरह लिखता है, ऐसा नहीं होता। सर्कमस्टांस देखता है कोर्ट। अगर सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि जो मेंटेनेंस पे कर रहा है अब उससे थोड़ा कम लेना चाहिए किसी भी रीज़न से, जो भी मैंने मेंशन किए, तो कम कर देगा अमाउंट, वो इस अमाउंट को 5 कर देगा, है ना। और अगर उसको लगता है कि अब टाइम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उससे थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए तो इसे 15 भी कर सकता है। लेकिन वो जितना भी बढ़ाएगा या घटाएगा उस इंसान की कैपेसिटी देखकर बढ़ाएगा या घटाएगा जो मेंटेनेंस पे कर रहा है ना, अनरीजनेबल नहीं करेगा। बताओ यहाँ तक ये सारा क्लियर है ना? यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं होगा? यहाँ तक क्लियर हैं हम? खर्चे पानदान पे आते हैं फिर, अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं। कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ तक? ऑलराइट तथागत शुभांग। चलिए, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है। जब तक वाइफ आपके घर में है ना, आपकी वाइफ आपके घर में रहती हैं, उनके काफ़ी खर्चे भी होंगे, उनको थोड़ा बहुत, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको खाना बनाने के लिए सामान ला कर दे दिया, आपका किचन का हाउस होल्ड सारा कंप्लीट है, आपको जितना जो खाना बनना है वो सब्ज़ी आ जाती है और आपके किचन में सब कुछ है, तो वो सफिशेंट नहीं होता। कई बार वाइफ को ऑलराइट प्रतिमा, कई बार वाइफ के ना खुद के भी खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत जेब खर्च के तौर पर उसको देना पड़ता है वाइफ को। ठीक है, ड्यूरिंग मैरिज अगर आपने अपने घर में सब कुछ भी ला रखा है और आपके सर्वेंट्स वेजिटेबल्स ले आते हैं, सब कुछ जो भी एसेंशियल है समझ आता है, लेकिन वाइफ का जेब खर्च फिर भी बनता है, थोड़ी बहुत उसकी मतलब ज़रूरत खर्च कि अगर वो चाहे कुछ खाना या किसी भी चीज़ के लिए तो वो अमाउंट उसको पे करना पड़ता है। ये सेम चीज़ होती है खर्चाए पानदान। खर्चाए पानदान इज़ नॉट समथिंग कि यू आर गिविंग फॉर फूड एंड क्लोथिंग फॉर द फैमिली, नो। ये वाइफ का पर्सनल खर्च होता है कि थोड़ा बहुत जेब खर्च आपको वाइफ को देना चाहिए। तो मुस्लिम लॉ ये कहता है, बोर्ड दिखा दूं जहां मैंने चार्ट बनाया था? क्लास के बाद पॉज करके देख लेना, सब डिस्टर्ब होंगे तथागत। एक साथ करो, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, या मतलब फ़ोटो क्लिक कर लो, क्लास में बाकी सब भी डिस्टर्ब होंगे। तो खर्चाए पानदान क्या होता है ना कि आपका फूड और क्लोथिंग के अलावा भी पे करना पड़ता है वाइफ को। अगर आप उसको फूड के लिए पे कर रहे हो, क्लोथिंग के लिए पे कर रहे हो, ठीक है समझ आता है, लेकिन समहाउ आपको उसके पर्सनल खर्चों के लिए जेब खर्च, अगर उसको कुछ खाना है कि कुछ भी है तो वो आपको पे करना पड़ता है। और ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है खर्चाए पानदान का, जो कि फूड और क्लोथिंग से अलग है ना। अब ड्यूटी तो है कि वो उसको वहाँ पे मेंटेन करेगा वाइफ को, लेकिन यहाँ पे एक वाइफ को एक थोड़ा बहुत जेब खर्च भी उसको देना चाहिए। अब ये ऑब्लिगेशन है हस्बैंड के ऊपर, एक स्पेशल अलाउंस तो वाइफ को दे, रोटी कपड़े इन सब के अलावा उसको खर्चाए पानदान या गुजारा या मेवाखोरी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक पहले जो पुराने ज़माने में होता था, औरतें पान खाया करती थी तो उनका एक बीटल बॉक्स होता था, उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो भी उनके पान के लिए, तो ये उस ज़माने से चला आ रहा है कि अगर उनको कम से कम, अगर आप खाने बनाने के लिए घर में प्रॉपर सब कुछ दे रहे हैं, कपड़ों के लिए, बच्चों के लिए, अब जो औरतें पान खाती हैं उनके पान खाने के खर्चे होते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी कि कम से कम उनको इतना पैसा दो कि जो लोग पान वान खाते हैं, जो थोड़ा बहुत उनका ऐसा खर्चा है, वो अपना वो खर्च निकाल सकें, है ना। ये बिल्कुल अलग होता है और वाइफ के लिए होता है, वाइफ की लिबर्टी होती है इसको कहीं भी खर्च करे, और ये चॉइस नहीं है हस्बैंड की, ये ऑब्लिगेशन है।
according to Islamic law, it is obligation for a husband to give a wife a special amount, एक special allowance, रोटी कपड़ा इन सारे पैसों से अलग, जो वाइफ का खुद की प्रॉपर्टी होगी वाइफ की, और उसकी लिबर्टी है कि वो कहीं भी यूज करे। तो ये होता है खर्चा पानदान। इसकी जो इनिशिएट हुआ था ये तभी से ही हुआ था। अब खर्चा पानदान पूछ लेता है कई बार कि वो क्या उसी में इंक्लूड होता है या नहीं, तो वो किसी में इंक्लूड नहीं होता, वो वाइफ का अपना। ऐसा नहीं है आप उसको खर्चा पानदान के लिए पे करके बोलोगे आज रात का खाना बनेगा इन पैसों से, तो ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि मेंटेनेंस कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ये चीज़ पिक्चर में आई कि हाँ भाई मेंटेनेंस जैसा अमाउंट भी कुछ होता है, पे करेगा, कौन पे करेगा, किसको पे करेगा, ये बात कैसे शुरू हुई। तो जब मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस की बात हो रही है तो जो सोर्सेज हैं लॉ के, जाहिर सी बात है कि वो वहीं से ही निकला होगा, है ना। अभी हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं मुस्लिम लॉ में, और यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के ही, कुरान, सुन्नत और इजमा। तो हम इन तीनों में ढूंढेंगे कि मेंटेनेंस की शुरुआत हुई कैसे, किस किस तरीके से हुई। तो कुरान में देखिए जो वहाँ पे शादी वाले जो आया हैं उसमें, उन आयत में मेंशन कर रखा है कि अगर आपकी शादी हो रही है तो वाइफ को, घर को मेंटेन करो। पेरेंट्स के लिए वहाँ पे वर्ड यूज कर रखा है फर्ज रेदर देन अ चॉइस, यानी ऑब्लिगेशन है कि पेरेंट्स को मेंटेन करोगे, चिल्ड्रन को मेंटेन करोगे, बीवी को मेंटेन करोगे। तो कुरान और सुन्ना में कैसे देखा जाता है कि जब भी प्रॉफिट के पास कोई आता था खर्चा पानदान से रिलेटेड या नॉर्मल मेंटेनेंस से पूछना है, तो ही ऑलवेज सजेस्टेड दैम कि नहीं भाई पैसे दिया करो घर वालों को, पेरेंट्स को। तो वो वहाँ से आया इजमा, यानी आगे जब लोग इन दोनों के बाद भी जो बीवी को मेंटेनेंस नहीं दे रहे थे, पेरेंट्स को नहीं दे रहे थे, तो पुराने इस्लामिक जूरिस्ट के पास अगर लोग आते थे कि आप बताइए इस पे, तो उन्होंने भी हमेशा इसको प्रूव किया है कि बीवी बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को, इनको मेंटेनेंस दिया करो। तो ये सारे सोर्सेज ही बेसिस हैं, कहीं कहीं से छोटी छोटी चीज़ें उठा के, कि आप अगर इन तीनों सोर्सेज में देखोगे तो इन्होंने मेंटेनेंस को ऑब्लिगेशन बताया है रेदर देन अ चॉइस। ठीक है, सोर्सेज से ये इवॉल्व हुआ। अब आ जाते हैं कि प्रिंसिपल क्या है जो ग्रांट करने के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। देखो अगर आपको मैंने एक बात बता दिया, छोटी सी चीज़ लेते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको पढ़ना है, तो पढ़ना है मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ तो बताओ, हेल्प मी, गाइड मी थ्रू दैट। तो दैट इज़ द सेम थिंग कि हमें प्रिंसिपल पढ़ने पड़ते हैं। एग्जाम का भी यही फैक्टर होता है कि आपको बता दिया, हस्बैंड को बता दिया मेंटेनेंस दो, कैसे दो, पेरेंट्स को कितना देना है, बच्चों का क्या शेयर है, बीवी का क्या शेयर है। बीवी के लिए क्या बता दिया कि घर का खर्चा अलग दो और स्पेशली खर्चा पानदान अलग दो, पेरेंट्स की सारी नीड्स देखो, और इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑन यू, नॉट दैट जस्ट अ चॉइस। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है ग्रांट करने के मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ में। तो जनरली जो है सबसे पहले ये इंश्योर करो कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन सके, यानी आप जितना अमाउंट पे कर रहे हो वो अपनी अर्निंग के हिसाब से करो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे करने के लिए कह दिया जाएगा, नहीं, कल से आपकी सैलरी है 50,000 और आपसे कहा है कि नहीं नहीं इन सबको खुश रखने के लिए आपको मंथ में 6 लाख पे करके आना है, तो ऐसा नहीं है। बस आप जितना अर्न कर रहे हो, जैसा आप लोगों का लाइफस्टाइल है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका खर्च करने का अमाउंट अलग होता है, तो कोई भी यूनिवर्सल अमाउंट नहीं तय किया जा सकता कि इतना ही देना है। आपकी अर्निंग दूसरों से अलग है, दूसरों की आपसे अलग है, आपका लाइफस्टाइल दूसरों से अलग है, उनका अलग है, और वो अर्निंग पे डिपेंड करता है। तो जो भी आपकी जैसी भी अर्निंग है उससे आप ऐसा कर लो कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाए, है ना, इंसानों की तरह रह लें वो, नॉट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। देखो जिंदा तो जानवर भी होते हैं, मरते तो वो भी नहीं है, खाना तो उन्हें भी मिल जाता है, बट यहाँ पे एक डिसेंट स्टैंडर्ड लो, क्लोथिंग, शेल्टर, सारे एसेंशियल लो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अगर किसी को मेडिकल नीड्स हैं तो वो दो, उनको एक डिग्निटी और कंफर्टेबल लाइफ दो। गर्मी में अगर एसी अफोर्ड कर सकते हो तो वो ज़रूरी है, अगर नहीं कर सकते तो कूलर है, वरना एटलीस्ट फ़ैन तो होना चाहिए। तो वो सबकी अर्निंग के हिसाब से एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया जाता है और इसी हिसाब से अमाउंट डिसाइड किया जाता है। और फैमिली कोर्ट में काम करने वालों के लिए या प्रैक्टिस करने वालों के लिए ये पॉइंटर्स बहुत ज़रूरी हैं। वाइल ग्रांटिंग मेंटेनेंस क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, तो दैट इज़ द आंसर। ये आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में
तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आप सबको अगर डिग्निटी एंड कंफर्ट पे आएंगे तो आप सबको नहीं कह सकते कि अपनी वाइफ को आपको BMW और एक AC देना चाहिए फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ। नहीं, वो इंसान अगर अर्न नहीं करता है तो आप उससे ये कह सकते हो कि उसको एटलीस्ट बस का, मेट्रो का किराया दे दो कि वो आना जाना कर ले, और एटलीस्ट घर में पंखा या कूलर अरेंज कर दो। सबकी अर्निंग पे डिपेंड करेगा अलग अलग। ड्यूटी टू सपोर्ट, आपकी ड्यूटी है कि आप उसको सपोर्ट करो, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट करो। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करो ना कि वो स्कूल आना जाना कर लें, लंच ले जाएं, किताबें हों उनके पास, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनका स्कूल में एडमिशन कराओ। आपके लिए जितने भी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब वो वाइफ कह रही थी कि उस स्कूल में जाना चाहिए, हस्बैंड कह रहे थे उस स्कूल में जाना चाहिए, अब आप बीइंग अ जज और बीइंग अ एडवोकेट क्या करेंगे इसमें? तो आपको डिसाइड करना है उनकी अर्निंग के हिसाब से, क्या वो DPS अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या कॉन्वेंट अफोर्ड कर रहे हैं या पब्लिक स्कूल अफोर्ड कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। बट हाँ, सभी सिनेरियोज में उनकी ड्यूटी तो है, वो अगर ऐसा नहीं कर सकता, हस्बैंड के बिल्कुल कमाना छोड़ दे एंड देन से कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो इट कांट बी द सिचुएशन, ठीक है। तो जितना भी अगर कोई ऐसे हैं, मतलब आपके घर में फेस्टिवल्स है तो हस्बैंड की ड्यूटी है वो सब देखना, और एक जस्ट एंड इक्विटेबल प्रोविजन है मेंटेनेंस को लेकर। अब आप जितना अर्न कर रहे हो, आप पर बोझ नहीं डाला जाएगा कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेंटेन करो, और ऐसा भी आपसे नहीं कहा जाएगा कि आपका खुद का लाइफस्टाइल तो अच्छा है और बच्चे परेशान है या पेरेंट्स परेशान है या वाइफ परेशान है। और ऐसा भी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है लॉ के हिसाब से कि आपके पेरेंट्स परेशान हैं और आपके बच्चों और आपकी वाइफ का लाइफस्टाइल अच्छा है। तो आपको जस्ट और इक्विटेबल प्रोविजन लेके चलना होगा कि आपकी अर्निंग के हिसाब से आपके बच्चों में, पेरेंट्स में और वाइफ में सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, सबको अकॉर्डिंगली ट्रीट करो। ये क्वांटम जो होगा, जो क्वांटिटी होगी मेंटेनेंस की, वो आपकी अर्निंग के हिसाब से होगी। लेकिन जिन लोगों का, अब जैसे अब इस्लामिक लॉ में ये टर्म, जिन लोगों का हक है उनको आप इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक। अगला, म्यूचुअल ड्यूटीज़। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को जन्म लेते ही अबैंडन कर दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था, बच्चे को नहीं पाला था, वो आ जाएं कल मेंटेनेंस लेने। या फिर ऐसी वाइफ जो लीगल ऑब्लिगेशन है वाइफ की, जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है वाइफ की, वो भी पूरी नहीं करती हैं। शी कांट इवन कुक एट होम, वो हस्बैंड के साथ भी नहीं रहती हैं, घर में भी नहीं रह रही हैं, बच्चों को भी साथ नहीं रख रही हैं, और बिना किसी रीजनेबल कॉज के वहाँ वो मेंटेनेंस के लिए आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। फॉर द मेंटेनेंस ऐसा होता है कि मेंटेनेंस एक म्यूचुअल ड्यूटी है। अगर आप अपनी साइड से ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं तब सामने वाले से यू कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। आपको भी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी है। ड्यूरेशन, जब तक नीड खत्म नहीं होती, पेरेंट्स जब तक जिंदा हैं तब तक आपको अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, रेदर अगर ऐसा कुछ होता है कि पेरेंट्स के पास कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाता है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो सकते हैं। वाइफ जब तक आपके ऊपर हैं आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डिवोर्स हो जाता है इन केस, तो अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेंटेन करेंगे। आपके बच्चे जब तक या तो खुद अर्न नहीं कर लेते, मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक आप उनको मेंटेन करेंगे। तो यही ड्यूरेशन मेंटेनेंस की होती है, अलग अलग होती है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। और मेंटेनेंस हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, मैंने अभी समझाया था ना, एक बार जो अमाउंट पे डिसाइड हो गया वो कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होगा, सर्कमस्टांस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। कभी सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि बढ़ाना पड़ जाता है, कभी सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि कम भी करना पड़ जाता है, तो ये भी फ्लेक्सिबल होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है हम? आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया। हाँ, लेट्स से, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग एक क्लास में हैं, मान लीजिए आप ऑनलाइन नहीं हैं, आप ये तो यहाँ तो ये भी है ना कि बच्चे रिकॉर्डेड ले लेंगे जिन्होंने अभी नहीं लिया। लेट्स सपोज कि आप लोग एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ठीक, और आपको पढ़ाने के लिए सामने से एक टीचर आया है और वो फिजिकली खड़े हैं और पढ़ा रहे हैं आपको। तो एज लॉन्ग एज आप लोग वहाँ बैठे हैं और बात सुन रहे हैं तब तक ही तो वो सामने पढ़ा रहे हैं ना। अगर आप उठकर चले जाएंगे और बिना किसी रीजनेबल कॉज के, या फिर आप सुनेंगे ही नहीं, आप फ़ोन में लग रहे हैं, आप लैपटॉप में लग रहे हैं, जो भी है,
तो भी, और उसके पास कोई ऑनलाइन भी ऐसा नहीं है ना कि आप नहीं सुन रहे हैं तो लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, बच्चे रिकॉर्डेड लेंगे, तो ऐसे में तो नहीं होगा ना। पूरा 100% ऑफलाइन क्लासरूम है, टीचर पढ़ा रहा है, आप लोग ऑफलाइन बैठे हैं, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होगी, म्यूचुअल होगी कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आप सुनो, अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो मैं खाली कमरे में खड़े होकर क्यों पढ़ाऊँगी। ये होता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी। आपके एक्ट पे ना मेरा एक्ट निर्भर करता है, चाहे भले ही सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मेरा भी वो जिम्मेदारी पूरी करना ना आपके सामने जो आपका काउंटर एक्ट आ रहा है ना उस पर डिपेंड करेगा। सेम गोज फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। अब जो कंडीशन है मेंटेनेंस की, तो अब एक बात बताइए कि पढ़ने कौन आएगा, जो पढ़ना चाहता है या जिसने अभी नहीं पढ़ा है, राइट। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई सीनियर जज कोई क्लास अटेंड करेगा, तो इनकैपेसिटी भी एक चीज़ होती है कि अभी उसको ज़रूरत है, अभी ही और शी इज़ नॉट रीच्ड एट दैट पर्टिकुलर एज। तो मेंटेनेंस में भी ये होता है कि आप रिक्वायर कब करें, कब मांग सकते हैं आप मेंटेनेंस। आप में इनएबिलिटी है, आप नहीं कर सकते मेंटेन खुद को, जबकि दूसरे उस पर थोड़ा लॉ ये भी कहता है कि अगर वाइफ अर्न भी कर रही है फिर भी हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत वाइफ पर, बच्चों पर और पेरेंट्स पर खर्च करें, नो मैटर दे आर अर्निंग। हाँ, अगर वो अर्न कर रहे हैं, केपेबल हैं, तो वो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है फिर मेंटेन करना, बट स्टिल ये होता है कि आपको थोड़ा तो देना चाहिए। पर ऐसे में अगर तुम नहीं दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर इनएबिलिटी है कि वाइफ अर्न ही नहीं कर रही हैं, या फिर कुछ ऐसा है पेरेंट्स हैं अर्न नहीं करते हैं, ओल्ड हो चुके हैं, वाइफ को कोई ऐसी डिजीज़ है, कुछ भी है, इनएबिलिटी कैसी भी हो सकती है, और अगर वो हाउस वाइफ भी है ना तो भी वो यहाँ पे इनएबिलिटी में आता है, क्योंकि वो आपको घर संभाल रही हैं और आप यहाँ पे आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप उन्हें मेंटेन करें। और आफ्टर डाइवोर्स अगर वो अर्न नहीं कर रही हैं, कैसे, या तो वो मतलब इलिटरेट हैं, वो अर्न कर ही नहीं सकती हैं, या फिर वो फिजिकली केपेबल नहीं है अर्न करने के लिए, ठीक है, या किसी भी कारण से वो अर्न नहीं कर रही हैं और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी है, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेग्लेक्ट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब आपको बता दिया कि सामने वाला पर्सन में इनएबिलिटी है, वो नहीं कर पा रहा है खुद को मेंटेन, आपको समझा दिया, लेकिन स्टिल आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने पार्ट पे। आपकी तो ऑब्लिगेशन थी ना, व्हाई आर यू नेग्लेक्टिंग। अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो कौन जाएगा कोर्ट क्लेम करने मेंटेनेंस, जब मिल रहा है तो। मेंटेनेंस क्लेम कब होता है, सबसे पहला एक पर्सन में है इनएबिलिटी अर्न करने की, वो फाइनेंशियली केपेबल नहीं है, और दूसरा पर्सन जिसको उसको मेंटेन करना चाहिए वो नेग्लेक्ट कर रहा है सामने से। और ऐसा है कि कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांगने आ जाएगा, आपको उससे रिलेटेड होना चाहिए, आपको उनकी वाइफ होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, पेरेंट्स होना चाहिए, या कोई ऐसा रिलेटिव जो ब्लड से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन भी है, तो वो भी समझ में आता है। अब यहाँ पे अगर मुझसे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है ना, तो मेरी ऑब्लिगेशन भी होनी चाहिए मेंटेन करने की। ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई रिलेटिव है मिस्टर एक्स और ये आ रहे हैं मुझसे मेंटेनेंस मांगने, और इनका खुद का सन जिंदा है, ये उसको छोड़कर मुझसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं, यहाँ पे मेरी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, मेरी वाइफ है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरे पेरेंट्स है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ऑब्लिगेशन है, और रिलेटिव भी हैं जिनका कोई और नहीं है, तो ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी ऑब्लिगेशन है। बट एक ऐसे रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव जिनका खुद का सन है, वहाँ पे मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं मिस्टर एक्स को तब मेंटेन करूँगी जब यहाँ पे मेरी ऑब्लिगेशन होगी, जब ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑब्लिगेशन होना भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब सारी अगर कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि सामने वाला नीडी है, इनकेपेबल है खुद को मेंटेन करने के, और आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप ड्यूटी बाउंड हैं और आपका ऑब्लिगेशन भी बनता है और आप तब भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे सर्कमस्टांस जब फुलफिल हो जाएंगे तब आप जाकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। अब कई बार ऐसा है वाइफ आपके घर में है, ड्यूरिंग मैरिज है, तो आप मेंटेन करेंगे, अगर आप तब भी नहीं कर रहे हैं वो तब कोर्ट चली जाएंगी। अगर आप का डाइवोर्स हो गया है बट अभी वो इद्दत में है और आप इद्दत पीरियड में मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो भी वो कोर्ट चली जाएंगी। और अगर आपका इद्दत पीरियड भी ख़त्म हो चुका है बट शी इज़ नॉट रीमैरिज येट और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और आप तब भी उनको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट तो वो तब भी जाएंगी, सीआरपीसी से ले लेंगी नहीं दोगे तो।
यहाँ तक तो हम क्लियर हैं। क्वांटिनम ऑफ मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ जाता है, बहुत रेयर आता है बट देखा गया है एग्जाम में दिबिनाज की शॉर्ट नोट ही लिख दो, वरना सिनेरियो ऐसा देंगे कि आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो जो अमाउंट मेंटेनेंस में मिला है वो जस्ट है या नहीं। सारे सर्कमस्टांस आपको गिवन होंगे और सर्कमस्टांस के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट दिया गया है वो जस्ट है भी या नहीं। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आते हैं। कोई केस लॉ तो नहीं छूटा? सब तक क्लियर है। अभी आगे करते हैं इस एक्ट को, आगे बढ़े। क्वांटिनम ऑफ मेंटेनेंस और करते हैं बस, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है ना। क्वांटिनम ऑफ मेंटेनेंस की बात करते हैं। आपको जितनी भी सैलरी मिलती है, ठीक है, अगर आप कहीं पर काम करते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती है। सैलरी कितना मिलती है? अकॉर्डिंग टू योर वर्क, टू योर पोजीशन, है ना। तो अकॉर्डेंस एक वर्ड आ जाता है, अकॉर्डेंस, जो आपको आंसर राइटिंग करनी है बहुत ढंग से, समझदारी से और अच्छे वर्ड्स में करनी है। ओके प्रतिमा, ठीक है। एक वर्ड आ जाता है अकॉर्डेंस। आपको सैलरी मिलती है किस? अकॉर्डेंस टू योर वर्क, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पोजीशन उस कंपनी में, ठीक है। आप सैलरी देते हैं किसी को तो कैसे देते हैं? अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, हिज और हर, या फिर उनकी पोजीशन, वो कैसा काम कर रही हैं उस सब पे। या फिर आप कहीं पर सामान लेने जाते हैं, किसी सामान का मूल्य, वैल्यू होता है, तो कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, क्या पब्लिक में क्या है, डिमांड कितनी है। ज़्यादातर जो मार्केट प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है। तो हर जगह आप देखेंगे जहाँ पे भी क्वांटिनम की बात आती है और जब भी पैसों में बात आती है तो हमें क्या देखना पड़ता है? हर चीज़ में एक ऐसी चीज़ है कि हमें सर्कमस्टांस देखने पड़ते हैं। सर्कमस्टांस प्लस मार्केट वैल्यू भी, तो बाजार में चल क्या रहा है। अगर आटा, दाल, सब्जी 100 रुपीज़ पर केजी है, अगर मान लीजिए लेट्स से आटा 100 रुपये किलो है, तो आप मेंटेनेंस में 60 रुपये कैसे दे सकते हैं? उसमें तो आटा ही नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्वांटिनम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड करते हुए हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक द सर्कमस्टांसेस, मार्केट वैल्यू, एवरीथिंग, जो प्रिस्क्राइब्ड किया ही नहीं जा सकता है। पर्सनल लॉ में क्या क्या आपके लिए ना कोई ऐसा जो हमारे नॉर्मल लॉज हैं वो भी नहीं कर सकते। क्या आपके और मेरे सर्कमस्टांस एक हैं? आंसर इज नो। क्या सभी लोगों का अर्निंग सेम होगी? नहीं। मेंटेनेंस जो दिया जाएगा आपकी अर्निंग के हिसाब से दिया जाएगा और आप जिनको दे रहे हो उनके स्टेटस के हिसाब से दिया जाएगा। कितने उनके मेडिकल नीड्स हैं, क्या उनके कोई और नीड्स हैं, बच्चे हैं या XYZ जो भी है, ठीक है। तो इन सबको इसलिए एक तो इस अमाउंट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर मैं कह दूं नहीं सबको मेंटेनेंस 50,000 देना ही देना है, अब वो इंसान 50,000 अर्न ही नहीं करता है और दूसरा इंसान अर्न कर रहा है 8 करोड़, उसके लिए 50,000 बना दिया मेंटेनेंस, तो वो जस्ट नहीं होगा। एक यूनिवर्सल अमाउंट आप डिसाइड नहीं कर सकते मेंटेनेंस का। ये डिस्क्रेशन होती है कोर्ट की। कोर्ट किसकी डिस्क्रेशन होती है? देने वाले की नहीं होती है, कोर्ट की होती है। कोर्ट फिक्स करेगा इस अमाउंट को, देखेगा क्या हो रहा है, नेचर कैसा है, सर्कमस्टांस कैसे हैं उस केस के। जो प्राइमरी फैक्टर कंसिडर करेगा ना कोर्ट, तो सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा हस्बैंड की, कितना अर्न कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर वो 10 करोड़ अर्न कर रहा है तो उसमें से 2 करोड़ वाइफ को दिलवा देगा, नहीं, रीजनेबल अमाउंट ही दिलवाएगा। लेकिन उसका अर्निंग देखने के लिए ऐसा होता है कि ना तो उस पर मेंटेनेंस देने में बोझ ही पड़े और ना ही ऐसा है कि जो वाइफ की ज़रूरत है वो भी फुलफिल ना हो पाए, इतना हो अमाउंट, ठीक है। और नेसेसरी फैक्टर्स क्या होते हैं? पहले तो दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन, हस्बैंड कितना है और वाइफ कितनी है, ठीक है। वाइफ क्या खुद कुछ अर्न कर रही हैं तो थोड़ा ही सहारा लगाएगा हस्बैंड। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उनका, सबका अलग होता है। एज क्या है, हेल्थ कैसी है ना, और ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कितना टाइम हुआ है शादी को, ये सारी चीज़ें नज़र में रखकर कोर्ट जो है मेंटेनेंस का अमाउंट ग्रांट करता है, ठीक है।
बेनिफिशियरीज कौन कौन हो सकते हैं? अब मेंटेनेंस मिलेगा तो मेंटेनेंस किस किस को मिलेगा? अब जो सारी परेशानी हुई थी वो तो यहाँ हुई थी ना कि जो वाइफ है, क्या जैसे वाइफ डज इट इंक्लूड divorced वाइफ एज वेल, कि जो टर्म वाइफ है क्या वो डाइवोर्स्ड वाइफ को भी इंक्लूड करता है? चाहे सीआरपीसी में वाइफ टर्म यूज हो रखा हो, क्या जहाँ पे मेंटेनेंस की बात आती है वाइफ के मेंटेनेंस की, जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन है उसमें भी यही बात है कि उसमें भी वाइफ वर्ड का यूज किया है। तो सवाल वहाँ पे भी ये उठता है कि अगर वहाँ पे जो वाइफ मेंटेनेंस के लिए वाइफ टर्म यूज किया है, क्या वो वाइफ डाइवोर्स्ड वाइफ भी हो सकती हैं? क्या ये वाइफ टर्म इंक्लूड करता है डाइवोर्स वाइफ को? और जो मुस्लिम लॉ में भी वाइफ टर्म यूज किया है, क्या ये चीज़ डाइवोर्स वाइफ को इंक्लूड करती है? इसका आंसर तो हम आगे ही लेंगे, फिलहाल हमें ये समझना है बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकता है। तो बेनिफिशियरी कौन हो सकता है मेंटेनेंस के लिए? मुस्लिम लॉ में वाइफ एंटाइटल्ड है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए। और यहाँ पे ये जो बेनिफिशियरीज है ना, ये ऑप्शंस नहीं है, ये ऑब्लिगेशंस है, चॉइस नहीं है ये हस्बैंड की, बाउंड है हस्बैंड। ठीक है, तो वाइफ जो मैन है वो लायबल है कि वो मेंटेन करे अपनी वाइफ अगर मोर देन वन है तो, और मैरिज के दौरान। ड्यूरेशन वाला हमने वो चार्ट बनाया था, ड्यूरेशन तो क्लियर है ही। अब ड्यूरेशन के बाद एंड इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में सवाल उठता है, ईदर टिल द पीरियड ऑफ इद्दत और इवन आफ्टरवर्ड्स। क्या सिर्फ इद्दत के पीरियड के दौरान या बाद में भी? ऑलराइट, तो अब जो ये है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अब वाइफ को मेंटेन करेगा, ड्यूरिंग ऑफ मैरिज करेगा, वो तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। अब ये जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ना यहाँ पे स्क्रीन पे, जब तक मैं मेंटेनेंस का टॉपिक कराऊंगी ये सारे आंसर हो जाएंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगी ये, और इस पर आप मुझे आंसर लिख के दिखाएंगे प्रॉपर। तो जो वाइफ है क्या उसमें डाइवोर्स वाइफ इंक्लूड होगी या नहीं, सीआरपीसी और मुस्लिम लॉ दोनों के हिसाब से? और ड्यूरेशन जब तक शादी चल रही है ड्यूरिंग मैरिज तो वो मेंटेन करेगा ही करेगा वाइफ को। क्या वो वाइफ को इद्दत के पीरियड के बाद भी मेंटेन करेगा या सिर्फ इद्दत के पीरियड तक मेंटेन करेगा, ये हम देखेंगे। तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चन को साइड में रख के कि वाइफ बेनिफिशियरी कौन है? वाइफ है, वाइफ को मेंटेन किया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ इद्दत तक और यहाँ तक कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तक। ये ऑब्लिगेशन है हस्बैंड की, किसी भी तरह की चॉइस नहीं है कि वो प्रोवाइड करे मेंटेनेंस अपनी वाइफ को, जितना भी फाइनेंशियल कंडीशन है जैसी भी है, गुड और बैड, कम दे मगर देगा। ठीक है, दूसरे बेनिफिशियरी आ जाते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों को फादर तो अंडर ऑब्लिगेशन होगा ही कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करे जब तक वो मेजॉरिटी अटेन नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अब जो मेल चाइल्ड है वो तो एज ऑफ मेजॉरिटी तक तो चलो ठीक है मेंटेनेंस एंड कर दो उसका, लेकिन फीमेल चाइल्ड के केस में ज़्यादातर ऐसा होता था कि उन्होंने अगर मेजॉरिटी भी अटेन कर ली, प्यूबर्टी भी अटेन कर ली, तो वो अर्न नहीं करने लग जाती थी। जब तक उनकी शादी नहीं होती थी वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। ठीक है, तो फादर यहाँ पे अंडर ऑब्लिगेशन है कि लड़की को मेंटेन करे जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि हर जगह तो ऐसा नहीं होता ना कि वो प्यूबर्टी अटेन कर लेंगी और वो अर्न करने लग जाएंगी। ठीक, तो ये एक पर्टिनेंट नोट है कि फादर की ऑब्लिगेशन है हमेशा लेजिटिमेट चाइल्ड के लिए, इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए नहीं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हानफी और शफाई लॉ में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क देखते हैं क्या कह रहे हैं। हानफी लॉ क्या कहता है कि अगर फादर पुअर है, ठीक है, और मदर रिच है, ठीक है, अगर फादर पुअर हैं और मदर रिच हैं तो ऑब्लिगेशन अब मदर की है कि वो मेंटेन करे बच्चों को। ठीक है, मदर रिकवर कर सकती है हस्बैंड से वो अमाउंट जब वो पे करने के लायक हो जाएगा, लेकिन जब तक उनका हस्बैंड पुअर है और वो मदर जो हैं
वो रिच हैं तब तक उनकी ऑब्लिगेशन है कि अपने बच्चों को मेंटेन करें, ठीक है। अब यहाँ पे शेफाई लॉ क्या कहता है कि अगर फादर पुअर हैं और मदर रिच हैं तो भी वहाँ पे उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बच्चों को मेंटेन करें। जो भी ऑब्लिगेशन है वो फादर की है। अगर फादर नहीं कर पा रहा है तो ग्रैंडफादर करेंगे। ये शेफाई लॉ के हिसाब से। कहने का मतलब क्या है कि हानफी लॉ तो ये कह रहा है कि अगर फादर पुअर हैं और मदर रिच हैं तो मदर की ऑब्लिगेशन है कि मदर बच्चों को मेंटेन करें, चाहे जब हस्बैंड के पास पैसा आ जाए तो उससे रिकवर कर लें अमाउंट, कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम कर दें, और नहीं आता है तो रिकवर नहीं कर पाएंगे। शेफाई लॉ क्या कहता है कि अगर फादर पुअर हैं, चलो ठीक है, और मदर रिच हैं तो भी मदर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बच्चों को मेंटेन करें। फादर नहीं कर रहे हैं तो फिर ग्रैंडफादर की ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तीसरे जो बेनिफिशियरी हैं जिन्हें मेंटेन करना पड़ेगा या मेंटेन करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। अब सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नहीं करते हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अर्न नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन हो जाती है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने की या ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेन करने की, ठीक है। और यहाँ पे ना पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए है ये। अब पेरेंट्स जो है नेक्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं मेंटेनेंस में आफ्टर दी चाइल्ड, ठीक है। वाइफ को करे, चाइल्ड को करे एंड देन पेरेंट्स को करे। तो पेरेंट्स में भी मदर को ज़्यादा प्रीफरेंस दी गई है, फादर से भी ज़्यादा प्रीफरेंस मदर को ज़्यादा दी गई है कि अगर पेमेंट आएगी मेंटेनेंस की तो पहले मदर को प्रेफर करो, आफ्टर दैट फादर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड मेल है या फीमेल है, आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, आपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को तो मेंटेन करना ही करना है। अब यहाँ पे यह है, अगर सफिशिएंट प्रॉपर्टी है ना आपके पास, यहाँ तक कि अगर आप माइनर भी हैं और आपके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। अदर रिलेटिव, अब अगर ऐसा कोई रिश्तेदार है, ब्लड से रिलेटेड है आपके, और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाता है किसी वजह से, और उसका कोई और है भी नहीं, कंडीशन यही होती है देखो कि उसका कोई लेजिट ऐसे है नहीं, एयर नहीं है, और दूसरी चीज़ अगर है भी तो वो नेग्लेक्ट कर रहा है, वो मेंटेन नहीं कर रहा है, तो फिर वो वहाँ पे इंसानियत की खातिर आ जाता है कि आप उसको मेंटेन कर दो। पहला सिनेरियो तो यही होता है कि उसका कोई नहीं हो, और दूसरा कि अगर उसका कोई है भी लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, तो अगर आप इस लायक हैं, अब ये भी ना थोपा नहीं जाता, अगर आप इस लायक हैं तो ये एडवाइजेबल होता है कि उनको मेंटेन कर दो। यहाँ तक हो गया है आज के लिए, आई होप काफ़ी है। ये कंडीशंस हम कल पढ़ेंगे कि वाइफ कब मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं, बताइए। यहाँ तक तो मेंटेनेंस में, गार्जियनशिप में सब कुछ क्लियर है ना आपको? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है? लेट मी नो एवरीवन प्लीज़, और सभी बताएंगे। चलिए कल कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।